अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 8 कंप्लीट करवाऊँगा और इतना टाइम आपने मुझे देना है इस वीडियो के लिए। इससे पहले कि मैं आपका टाइम लूँ, मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में हम करेंगे असल में क्या। बेटा पहली बात तो ये सुन लें कि इस वीडियो के बाद ज़िंदगी भर, मैं सिर्फ 9th की बात नहीं कर रहा, ज़िंदगी भर आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, बोर्ड के लिहाज से कौन से कहाँ पे शॉर्ट पड़ा हुआ है, कहाँ पे लॉन्ग पड़ा हुआ है, कौन सा एमसीक्यूज़ है, कौन से शॉर्ट इम्पोर्टेंट हैं, कौन से इम्पोर्टेंट नहीं हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, बुक पे हर चीज़ मार्क होगी। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक जो है हमारा पुरानी बुक में भी होता था, ये चैप्टर नई में भी है, इम्पोर्टेंट है और इसमें से एक लॉन्ग भी आना है। एक तो बुक पे सारा इंग्लिश उर्दू मीडियम में आपका मार्क करवा दूंगा हर चीज़। ठीक है। दूसरी जो अहम चीज़ बेटा मैंने आपके लिए मेहनत से की है वो ये है कि मैंने ना इसके नोट्स बनाए हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनेंगे और उनके आंसर क्या होंगे। और फिर इसके जो नोट्स हैं ना बेटा, वो मैंने इतने मज़ेदार अंदाज से बनाए हैं ना, आप इन नोट्स को देखें। मैं कंप्यूटर के भी आपने देखे होंगे, मैं इसी तरह बनाता हूँ कि मिसाल के तौर पे अब ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि डिफाइन एटॉमिक रेडियस, एक्सप्लेन इट्स ट्रेंड वेरिएशन इन ग्रुप एंड पीरियड। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। या इसी तरह अब एक लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे ये हमारा आयोनाइजेशन का बोर्ड में आता था पुरानी बुक में, कि डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्सप्लेन इट्स ट्रेंड इन ग्रुप एंड पीरियड। ठीक है, अब ये एक लॉन्ग है। अब मैंने इसको देखे किस तरह अरेंज किया है। ये जो आयोनाइजेशन का टॉपिक है, इसमें टोटल 3 शॉर्ट बन रहे हैं। एक शॉर्ट बनता है कि डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा बनता है व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन इन पीरियड, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन इन ग्रुप। ये 3 शॉर्ट बनते हैं। हम इन 3 शॉर्ट को समझेंगे और ये तीनों मिल के हमारा एक लॉन्ग बना देंगे। मतलब आपको अलग अलग से नहीं करना है, आपको ये शॉर्ट करने हैं और वो ऑटोमेटिक लॉन्ग भी हो जाएगा। तो जो शॉर्ट के लॉन्ग बनेंगे वो भी मैं साथ साथ बताऊंगा। और तीसरी और आखिरी बात, आपको बेटा इतने मज़ेदार से ये कॉन्सेप्ट, मतलब हम देखें हम कितना हमने मज़े से किया है कि बुक पे भी मार्क हो रहा है। क्वेश्चन क्या बनेंगे आसान करके वो भी मैंने आंसर लिखे हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपको इंशाल्लाह ये पहले कहीं से नहीं आपने ये चीज़ें की होंगी, मैंने एनिमेशन वगैरह लगाई है हर एक में, और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि क्या ट्रेंड पीरियड हैं, क्या ग्रुप हैं, क्या लेंथनाइड है, क्या एक्टोनाइड है। ईच एंड एवरीथिंग बेटा आपको इस वीडियो में, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ना सिर्फ ये आपको ये क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे बोर्ड के लिहाज से, 100% ये चैप्टर तैयार हो जाएगा, बल्कि आप जब एफएससी में जाएंगे तो आपको पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट सारे आएंगे, क्योंकि मैंने इसमें बड़ी एनिमेशन वगैरह यूज़ की हैं और बड़ा मज़ेदार अंदाज से किया है। तो बेटा अगर आप ये चैप्टर पूरा तैयार करना चाहते हैं, बोर्ड के लिए भी, आपकी 9th क्लास के लिए भी और आइंदा के लिए भी, और इसमें देखना चाहते हैं कि कौन से शॉर्ट कौन से लॉन्ग आएंगे, वीडियो आपने पूरी देखनी है। थोड़ा सा टाइम मैंने इसमें मैं आपसे लूँगा, लेकिन इंशाल्लाह आप ना बोर होंगे और आपको समझ आएगी, मज़ा आएगा, पूरे का पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। जी बेटा, तो हमारा पहला जो टॉपिक है 8.1 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम ये जो पहला टॉपिक है, इस पैराग्राफ 2 पैराग्राफ हैं, हालांकि इसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं जो बोर्ड के आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते थे जब ये पहले पुरानी बुक में ये टॉपिक होता था। तो बेटा अभी आप मार्क करने के चक्कर में मत पड़िएगा, पहले हम इनको समझ लेते हैं, इन क्वेश्चन को और इनके आंसर को, फिर हम मार्क करेंगे। ठीक है, बुक पे आप बेफिक्र हो जाए, मैंने मार्क किए हुए हैं। तो पहले हम इन क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक एक करके और बड़े अच्छे अंदाज से। अच्छा बेटा, यहाँ हम अपना इस तरह आपने फोकस रखना है कि जो मेरा पहला क्वेश्चन है एक एक करके समझना है। अब मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बुनियाद किस उसूल पर है। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमें क्या पूछना चाह रहा है। देखिए, ये मुझे एक पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाता है। अब ये पीरियोडिक टेबल क्या है भाई, ये हमारी जो इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीज़ें हैं हम देखते हैं, ईंट है, पत्थर है, लोहा है, हमारी कुर्सी बनी होती है, हमारा कंप्यूटर किस चीज़ से बना है, हमारे इर्द गिर्द गैसें हैं, इतने ज़्यादा चीज़ें हैं जिनसे मिलके ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये एलिमेंट हैं, ये उनसर हैं, इन सब से मिलके चीज़ें बनी हुई हैं।
अब दुनिया में अभी तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, ये जो मुझे नज़र आ रहे हैं, इनके ये नाम है और सिंबल है। डन हो गया। अब ये एलिमेंट हैं, मैंने हाइड्रोजन को ऊपर रखा है, लिथियम को नीचे है, फिर उसके नीचे सोडियम है, फिर उसके नीचे पोटाशियम है। ये लिथियम उठ के यहाँ क्यों नहीं है, ये कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है, ये कार्बन यहाँ क्यों नहीं है? क्या बेस है, क्या बुनियाद है, किस बुनियाद पे हमने इसको अरेंज किया है, ये मेरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है बेटा, मेरा क्वेश्चन अब क्लियर है कि ये जो मैंने एलिमेंट को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया है, ये किस बुनियाद पर किया है, किस उसूल पे किया है, किस बुनियाद की वजह से मैंने इनको इस तरतीब में लिखा है। तो बेटा देखिएगा, आंसर हमारा छोटा सा इसका आंसर है। अब क्वेश्चन में दोबारा पढ़ देता हूं, अब आपके लिए क्वेश्चन क्लियर हो गया। What is the basis of modern periodic table? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बुनियाद किस उसूल पर है, इसकी बेसिस क्या है? सिर्फ छोटा सा आंसर है इसका बेटा, एटॉमिक नंबर। कि हमने द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। एलिमेंट आर अरेंज्ड from left to right in increasing order of atomic number. When element are arranged this way their property repeat after certain regular interval. अच्छा बेटा, पूरी बात में ना सिर्फ वो एक बात बता रहा है कि हमने इनको किस बुनियाद पे अरेंज किया है, एटॉमिक नंबर। अनासिर को बाएं से दाएं एटॉमिक नंबर में इजाफे के मुताबिक रखा जाता है। अब इसका क्या मतलब है, देखें, मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूँ, बाएं से दाएं चलता हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, ये नज़र आ रहा है 1। फिर लेफ्ट टू राइट, हीलियम का कितना है 2, लिथियम का कितना है 3, बेरियम का कितना है, बेरिलियम का कितना है 4, बोरोन का 5, 6, 7। ये एटॉमिक नंबर हैं इनके। ठीक है, हर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है। तो अब मुझे, मेरे पास क्वेश्चन ये था कि एलिमेंट को इस पीरियोडिक टेबल में किस बुनियाद पर अरेंज किया गया है। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, देखें, इसका 19, इसका 20, 21, 22, 23, ये इसके एटॉमिक नंबर हैं। तो बस भी मेरा आंसर क्लियर हो गया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट को अरेंज किया गया है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे किया गया है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर की बेस पे किया गया है। फिर आगे एक छोटी सी लाइन है, बुक में लिखी हुई थी, मैंने भी लिख दी, वरना ये हमारा आंसर इतना इनफ है कि इस तरतीब से अनासिर के ख़ास कुछ मखसूस वक्फों के बाद दोबारा ज़ाहिर होते हैं। मतलब आपके माइंड में भी आता है, सर हमने एटॉमिक नंबर की बेस पे क्यों रखा है? अगर हम इनको एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करते हैं ना, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। मसलन अब ये देखें, ये जो आपको ये वाला कॉलम नज़र आ रहा है ना, ये पिंक कलर का, ये एक जैसी गैसें हैं। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी एक जैसी गैसें हैं। तो हमने एटॉमिक नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि कुछ इंटरवल के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक जैसी होनी शुरू हो जाती हैं। अब मैं आंसर को दोबारा पढ़ता हूँ। क्वेश्चन हमारा ये था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट को किस बुनियाद पर अरेंज किया गया है। तो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे किया गया है। क्यों किया है एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे? क्योंकि एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर जब हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ख़ास हैं, खासियत हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। ये हमारा जी आंसर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बेटा हमारे इस टॉपिक में, डिफाइन पीरियड एंड ग्रुप। बहुत बार बोर्ड में रिपीट होता है क्वेश्चन, मैं कहता हूँ इतनी आसान इसका आंसर है। अब आपको ये पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है, ये बेटा ये जो रो नज़र आती है ना, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये पीरियड कहलाती हैं। मतलब रोज़ जो होती हैं वो पीरियड है, और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो कॉलम है हमारे पास, इनको हम ग्रुप बोलते हैं। ये मैं क्या बात कर रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ। देखें, ये मैंने पहला ग्रुप सेलेक्ट किया, ये मैंने दूसरा ग्रुप सेलेक्ट किया, लेट से ये मैंने 10वां ग्रुप सेलेक्ट किया, ये मैंने 14वां ग्रुप सेलेक्ट किया, ये मैंने 16वां ग्रुप सेलेक्ट किया, ये मैंने 17वां ग्रुप सेलेक्ट किया, ये 18 ग्रुप सेलेक्ट किया। अब ये जो कॉलम है मेरे, ये क्या कहलाते हैं? ये मेरे ग्रुप कहलाते हैं। ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। तो वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप। तो यही आंसर है हमारा। देखें, ग्रुप क्या है? द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप। और जो ये मेरी रोज हैं, ये हॉरिजॉन्टल रो है, ये हमारा पीरियड कहलाती हैं। मिसाल के तौर पे
ये मैं चौथा पीरियड सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए पूरी रो जो है ये क्या होगा पीरियड। पांचवा सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये क्या है, ये जो रोज हैं लेफ्ट टू राइट एक रो बन रही है, कतार बन रही है हमारी, उफकी कतार जो बन रही है ये मेरे क्या है पीरियड है। बेटा बात समझ आ रही है, ये रोज क्या है, कतारें क्या है, पीरियड। ठीक है, ये रो ये रो ये रो ये कतारें मेरी पीरियड है। और अगर मैं ये मेरे कॉलम कहूँ तो ये मेरे ग्रुप हैं, ये पहला ग्रुप, ये 8वां ग्रुप, ये 12वां ग्रुप, ये सारे क्या हैं ग्रुप। तो देखिए भाई मेरे पास कितना आसान सा क्वेश्चन था और उसका आंसर, क्वेश्चन मेरा ये था कि पीरियड और ग्रुप क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं वो पीरियड कहलाती हैं, वर्टिकल कॉलम हमारे ग्रुप कहलाते हैं। बस ये मेरा आंसर है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड, वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में बड़ी दफा आता है, आसान सी चीज थी, हमारा हो गया। इसके बाद बेटा मेरा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट चेंज एज वी मूव अलोंग अ पीरियड। पीरियड में अनासिर के खास क्यों तब्दील होते हैं। अगेन बेटा पहले क्वेश्चन समझ लें हमसे ये क्या पूछना चाह रहा है, अब गौर से सुनिएगा। ये मैं पीरियड सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेट से मैंने चौथा पीरियड सेलेक्ट कर लिया, ये पहला पीरियड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा पीरियड सेलेक्ट किया है। अब गौर से सुनना, ये जो के पड़ा हुआ है ये पोटाशियम है, ये बेटा हमारा एक नॉन मेटल है, यानी एक हमारी सॉरी एक मेटल है। ये में कुछ मेरी ये, अब जैसे ये पड़ा हुआ है ये गैस है, ये मेरे हैलोजन गैस हैं, मतलब अलग अलग किस्म की हैं। इसकी नेचर और है, इसकी नेचर और है, अब इसकी नेचर और है। जैसे अब ये लोहा है, ये मेरे पास गैस है, ये मेरे पास मेटल है। तो इन एक पीरियड, वो क्या क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो पीरियड पूरा मैंने सेलेक्ट किया है, जब मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं तो इनकी प्रॉपर्टी चेंज होना शुरू हो जाती है। मतलब ये किसी और तरह का एटम है, ये किसी और तरह का एटम है, इसके कलर से भी आपको पता चल रहा है। मसलन ये एक हैलोजन गैस है, ये एक मेरी इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, ये मेरा जिंक है, आपने सिक्का देखा होगा, ये कॉपर है। अब देखें एक रो के अंदर ये कॉपर पड़ी हुई है जो आपके पंखों में लगी होती है, ये जिंक सिक्का पड़ा होता है। अब ये गैस है, ये मेरे पास नमक टाइप का है जैसे हमारा सोडियम होता है। अब इन वो कहते हैं कि एक पीरियड के अंदर इनकी प्रॉपर्टी चेंज, हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी चेंज क्यों होती है, ये मेरा सवाल है। बेटा क्वेश्चन समझ आया आपको कि व्हाई डू प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट चेंज एज वी मूव अलोंग अ पीरियड, कि जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, एक मूव पीरियड को पूरे को देखते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती हैं। कोई गैस है, कोई हमारे पास सॉलिड है, कोई लिक्विड है, क्यों है ऐसा, क्वेश्चन ये है हमारे पास। तो पीरियड में अनासिर के खास क्यों तब्दील होते हैं। बेटा इसका सिर्फ एक छोटा सा आंसर है, बाकी सारी कहानी है। वो क्या है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो तब्दील होती है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी तब्दील होती हैं। अब एक नया लफ्ज हमें मिल गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब बेटा आपको बताता हूं, ये जो पोटाशियम है इसमें इलेक्ट्रॉन की तरतीब और है, कैल्शियम है इसमें इलेक्ट्रॉन की तरतीब और है, ये फिरम यानी लोहे में इलेक्ट्रॉन की तरतीब और है। मिसाल के तौर पे पोटाशियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ब्रोमियम के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होती है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट। अब क्यों पीरियड के जितने भी, एक पीरियड को आप सिलेक्ट करें, जैसे मैंने ये वाला पीरियड सिलेक्ट किया है या मैं ये वाला पीरियड नीचे वाला सिलेक्ट करता हूं, हर एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है वो मुख्तलिफ है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुख्तलिफ है इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी मुख्तलिफ हैं। क्योंकि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं, तो यानी इलेक्ट्रॉन की तरतीब पे डिपेंड करती हैं। तो बेटा कितना हमारा आसान सी बात हो गई, लंबा कितना क्वेश्चन था, मुश्किल कितना क्वेश्चन था, उसका आंसर इतना आसान और शॉर्ट है। हमारा क्वेश्चन था कि एक पीरियड में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज क्यों तब्दील होती है। भाई हम कहते हैं इसलिए तब्दील होती है क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब्दील है। बेटा बात क्लियर हो गई कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट चेंज कॉन्टिन्यूसली। हर एलिमेंट की
जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो रही होती है, तो इनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई है। देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। क्वेश्चन क्या था भाई, ये एक पीरियड मैंने सेलेक्ट किया है, ये वाला, इसमें इस पीरियड में जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं हर एक की प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो हर एक की प्रॉपर्टी अलग अलग है, क्यों अलग है? तो मेरा आंसर ये है कि क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है। अभी हमने ये बात लिखना नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्वेश्चन फौरन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट। तो इसका मतलब है मेरा इतना बड़ा क्वेश्चन, उसका छोटा सा आंसर। क्वेश्चन क्या था, एक पीरियड के अंदर एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग अलग क्यों है, कोई गैस है, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, क्यों है ऐसा? आंसर है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुख्तलिफ है। तो सिंपल, ठीक है जी। इसके बाद बेटा चौथा क्वेश्चन है, व्हाई डू एलिमेंट इन अ ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए अब इस जो ये अभी क्वेश्चन आया, इससे आपकी बात और क्लियर हो जाएगी, जो पीछे वाला स्ट्रॉन्ग था। जब हम एक ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, मसलन मैंने देखिए ये वाला ग्रुप सेलेक्ट किया है 17वां, ये 18वां ग्रुप है, ये मैंने पहला ग्रुप सेलेक्ट किया है, ये दूसरा सेलेक्ट किया है। अब जो आपको लेट से ये 17वां ग्रुप नजर आ रहा है, अब सब की सब ये हैलोजन एटम कहलाते हैं, इन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी है। मैं पहला ग्रुप सेलेक्ट करता हूं, इन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी है। दूसरा सेलेक्ट करता हूं, ये इनकी सब की प्रॉपर्टी एक जैसी है, मतलब ये सारे मेटल हैं, सॉलिड है। अब देखिए बेटा, हमारा क्वेश्चन इस बात से और क्लियर होता जा रहा है कि जब हम एक ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं ना, वो सारे एक जैसे होते हैं। पीरियड को सिलेक्ट करते हैं, वो एक जैसे नहीं होते। तो पीरियड को जब हम सिलेक्ट करते हैं ना, तो उनकी हमने कहा था कि उनकी, जैसे मैं अब ऐसे मैं ये चौथा, ये दूसरा, ये देखें ये मैंने दूसरा किया, बल्कि तीसरा मैंने कर लिया। सोडियम, ये जो नमक वगैरह है, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैस है, ये भी गैस है, कुछ लिक्विड है। तो इनकी जब हम एक पीरियड सिलेक्ट करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक, हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है। लेकिन जब मैं एक ग्रुप सेलेक्ट करता हूं, मसलन ये मैंने पहला ग्रुप सेलेक्ट किया, ये 7वां किया, अब ये सारी गैस हैं, इनकी सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। क्वेश्चन क्यों? भाई सिंपल वही आंसर, क्योंकि इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है। तो कितना सिंपल आंसर हो गया। मेरे एक कॉन्सेप्ट में दो आंसर क्लियर हो रहे हैं। मसलन अब ये दूसरा है ना, सबके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये पहला है, सबके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये 18वां है, सबके आखिरी, ये 17वां है, सबके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा देखें, मेरे पास 2 क्वेश्चन थे कि जब हम पीरियड सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने ये पीरियड सेलेक्ट किया, ये लेट से दूसरा पीरियड है, ये तीसरा पीरियड है, ये चौथा पीरियड है, इसमें मुझे नजर आ रहा है हर एलिमेंट अलग अलग किस्म का है। क्यों? क्योंकि सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है, सबके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी मुख्तलिफ है। जब मैं ग्रुप सिलेक्ट करता हूं, लेट से मैंने पहला ग्रुप सिलेक्ट किया या दूसरा ग्रुप सिलेक्ट किया, सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी हैं, सभी एक जैसे हैं, सारे ये सॉलिड है या ये सारी ही गैस हैं। क्यों? क्योंकि सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है, यानी वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं। बेटा 2 क्वेश्चन एक कहानी। क्वेश्चन हमारे पास थे कि पीरियड में इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग क्यों होती है। हमने कहा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है। ग्रुप में जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर क्यों होती है, एक जैसी क्यों होती है? क्योंकि भाई उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, सिमिलर होती है। एक ही ग्रुप के तमाम अनासिर के बैरूनी शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक जैसी है, तो उनके केमिकल प्रॉपर्टी यानी केमिकल खास भी एक जैसे होंगे। तो बेटा ये सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझा रहा, ये बोर्ड के क्वेश्चन तो हैं ही, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। तो 5वां और आखिरी क्वेश्चन बेटा इस टॉपिक का, फिर हम बुक की तरफ जाएंगे और वहां मार्क करेंगे, ठीक है। 5वां क्वेश्चन बोर्ड में आपके आ सकता है कि डिफाइन पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, के पीरियोडिसिटी क्या होती है, खास की दोरियत या पीरियोडिसिटी से क्या मुराद है। इन द पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल, दिस रेगुलर रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? देखें, अगर मैं अपना ये पीरियोडिक टेबल मेरे सामने नजर आ रहा है, अगर मैं इस पीरियोडिक टेबल को देखूं तो ये कहां से शुरू हो रहा है, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर दूसरा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन।
अब देखिए मैं लेफ्ट से राइट जाता हूँ, ये तरतीब है इसकी। जब मैं लिथियम से नियोन पे गया और दूसरे पीरियड में मैं जब सोडियम से मैग्नीशियम फिर इधर गया, तो यहाँ जब एंड पे आया तो फिर ऊपर जैसी गैस मुझे मिल गई। फिर मैं अगले पीरियड में आया तो मुझे फिर क्लोरीन सोडियम जैसा मिल गया, कैल्शियम मैग्नीशियम जैसा मिल गया। मतलब ये कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे एलिमेंट हैं एक ख़ास इंटरवल के बाद, यानी इस जहाँ ये एंड हो रहा है ना, इसके बाद दोबारा फिर ये सोडियम, यानी ये सारे एक जैसे हैं। मसलन मैं आर्गोन एक गैस थी, मैं अगले पे गया, ये ऊपर जैसा है, फिर ये पूरा मैंने क्रॉस किया, ये अब क्रोमियम उसी जैसा ऊपर वाले जैसा है, फिर मैं अगले पे गया रुबेडियम, फिर वो पोटाशियम जैसा है, ये वाले इस जैसे हैं, आपको कलर से भी पता चल रहे हैं। तो वो कहता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो अब एलिमेंट हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं एक खास इंटरवल के बाद, तो इसको पीरियोडिसिटी बोलते हैं बेटा। तो इन द पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट रिपीट होती हैं, जैसे अब ये रिपीट हो रही हैं, ये यहाँ से यहाँ गए, ये दोबारा ये सारी रिपीट, ये सारी रिपीट। तो वो कहता है कि पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, दोरियत का क्या मतलब है कि इन द पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ये जो हाईलाइट मैंने किया है ना, ये इसका मेन जो रूह है इस क्वेश्चन की, कि कुछ वक्फों के बाद, यानी हर पीरियड के बाद सारी प्रॉपर्टी रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। ये एक पीरियड पूरा हुआ, मसलन अब मैं पीरियड सेलेक्ट करता हूँ, ये एक पीरियड पूरा हुआ, जब चौथा पीरियड करूंगा तो ये वही प्रॉपर्टी, यानी मैं सोडियम से एक मेटल से शुरू होकर गैस पे ख़त्म हो रही है, तो वो मेटल से अब अगला मैं पीरियड करूंगा वो भी मेटल से शुरू होकर गैस पे ख़त्म हो रही है। तो वो कहता है कि एलिमेंट रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल, के प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट जो हैं, एलिमेंट की अनासिर की ख़ास है, वो एक इंटरवल के बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ को हम पीरियोडिसिटी या दोरियत बोलते हैं। बेटा क्वेश्चन क्या था मेरा कि पीरियोडिसिटी क्या है? हमारा आंसर है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाती हैं ख़ास इंटरवल के बाद। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी। ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक वक्फे के बाद रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। इस रेपिटिशन को, इसको दोबारा जाहिर होने को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी। तो ये बेटा हमारा जो पहला टॉपिक था, 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसको आप मार्क कर ले। अच्छा बेटा मैं तो कहूँगा, क्योंकि ये मैंने जो आंसर लिखे हैं, एक तो ये है कि बोर्ड के लिहाज से परफेक्ट हैं, इतने ही लिखने चाहिए हमें शॉर्ट क्वेश्चन में, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें। या बाज़ बच्चे मेरे ऐसे होते हैं, वो कहते हैं सर हमने बुक से ही मार्क करना है, तो उसमें फिर जाहिर है क्वेश्चन आगे पीछे पड़े होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक मार्क करें। इसमें ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बेस का आंसर भी पड़ा हुआ है, पीरियड और ग्रुप का भी आंसर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये उर्दू मीडियम में आपके सामने मार्क है। फिर जो एक ग्रुप में पीरियड में प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं क्यों, ये वाला आंसर पड़ा है। ग्रुप में प्रॉपर्टी सेम होती हैं क्यों, सिमिलर केमिकल, ये आंसर पड़ा हुआ है। और आखिर में 5वां क्वेश्चन कॉल्ड पीरियोडिसिटी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा ख़त्म हो रहा है। तो ये मार्किंग अपनी बुक पे कर लें। अगर यहाँ से करना चाहते हैं, मैंने भी वर्डिंग कोई अलग नहीं की, मैंने भी वही यूज़ किया, बस उनको सिंपल को एडजस्ट किया है सेंटेंसेस को। तो जो आपको सूटेबल लगे कर ले, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, तो ये हमारा 8.1 ख़त्म हो गया। अब चलते हैं बेटा हमारा 8.2 टॉपिक। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मतलब मैं कहता हूँ कि क्योंकि मैंने वैसे अलग ही बता दिए हैं, तो आप भी इसको देखिए, लिखा हो ना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, आप भी अपनी बुक पे लिख लें। जो पुरानी बुक होती थी उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन आता था, और बहुत आसान, जो अभी हमने बातें की हैं अक्सर चीज़ें तो उसी में रिपीट हो रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा? एक्सप्लेन सैलेंट फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अहम नुकात की वजाहत करें। यानी जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये वाला जो मुझे नज़र आ रहा है, इसके मेन पॉइंट क्या हैं? अच्छा बेटा अगर मैं आपको बताऊं तो इसके मेन पॉइंट ना ये वाले हैं, ये जो मैंने लिखे हुए ना क्लासिक, इसमें मेटल नॉन मेटल ये चीज़ें होती हैं। फिर इसमें ग्रुप होते हैं, जो ये पहला दूसरा तीसरा ग्रुप। फिर इसके अंदर ये पीरियड होते हैं, लेकिन हम इसको लफ्ज़ों में लेके चलते हैं, इसको समझते हैं कि हमने इसके अंदर क्या लिखना है। अच्छा पहले हम ना इसके अंदर जो शॉर्ट बन रहे हैं ना उनको लिखेंगे।
मैं जब भी नोट्स बनाता हूँ, चाहे मैं कंप्यूटर के बनाऊँ, चाहे मैं बायो के या केमिस्ट्री के, जिसके भी नोट्स बनाता हूँ ना, मेरी आदत है बच्चों को एक्स्ट्रा नहीं करने पड़ते। मैंने लोकल भी बहुत से नोट्स देखे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के यूनिक और जो जो आप नोट्स इस्तेमाल करते हैं उनके देखे हैं। एक ही चैप्टर के कोई 50 शॉर्ट होंगे, 50 लॉन्ग होंगे। अब ये देखिए मैंने क्या किया है कि आप ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा, ये क्वेश्चन शॉर्ट कर लोगे तो यही मिलके आपका लॉन्ग बन जाएगा। तो आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। तो जो बच्चे यहाँ से करना चाहते हैं वो भी ठीक है, लेकिन बुक पे तो मैं मार्क करवाऊंगा ही, ठीक है। तो हम उसी तरह पहले टॉपिक की तरह करते हैं जी, कि पहले हम एक एक करके शॉर्ट करते हैं, फिर इनको इकट्ठा मार्क कर लेंगे। डन। अब सारी चीज़ों को भूल जाओ, हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो पीरियड होता है उसकी ज़रा वजाहत कर दें, पीरियड्स क्या होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मेरे पास एक छोटा सा है, शॉर्ट क्वेश्चन है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पीरियड होते हैं वो क्या होते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है, हम आंसर की तरफ चलते हैं जी। बेटा अब हम, हालांकि इसमें और चीज़ें भी हैं, लेकिन हमारे सामने बस इतनी सी क्वेश्चन है, हम इस पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड को समझ लें कि पीरियड क्या है भाई। इस पीरियोडिक टेबल में जो मुझे इतना बड़ा टेबल नज़र आ रहा है, इसमें पीरियड क्या है, तो हम जी लगाते हैं फिल्टर। ये पहला पीरियड है, ये पूरी रो पहली, ये दूसरी रो ये पीरियड है, ये तीसरी रो ये तीसरा पीरियड है, ये चौथी रो चौथी कतार चौथा पीरियड, ये पांचवी रो पांचवा पीरियड, ये छठी रो छठा पीरियड, ये सातवीं रो सातवां पीरियड, और फिर नीचे एक लेंथेनाइड पड़ा है और एक एक्टिनाइड पड़ा है। अब देखिए हम बात किन की कर रहे हैं, इस रो की, पीरियड की। तो अब इसमें एक एक बात मार्क करते जाते हैं, समझते जाते हैं। पीरियड आर द हॉरिजॉन्टल रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ऊपर हम कह के आए हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो उफकी कतारें हैं, हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जो ये पहली रो ये दूसरी रो कतारें हैं, ये पीरियड होते हैं। अब एक बात हमने कर दी जो हमें पहले भी पता थी, देयर आर 7 पीरियड। टोटल कितने पीरियड हैं, कुल 7 पीरियड है भाई। पीरियोडिक टेबल में गिनो कितने हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। टोटल बेटा कितने पीरियड हैं पीरियोडिक टेबल में, 7। याद रखना है आपने। दो बातें आ गई हैं मेरे पास पीरियड के बारे में। पहली बात आई है कि जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, उफकी कतार होती हैं, उनको हम पीरियड बोलते हैं। दूसरी बात, पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 7 पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। फिर तीसरी बात, ईच पीरियड शो द फिलिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन शेल। अब ये बात समझने वाली है कि हर पीरियड एक शेल की तकमील को जाहिर करता है। इसका क्या मतलब है बेटा, गौर से सुने। अब जो पहला पीरियड है ना, इनके गिर्द एक ही शेल होगा। अब एक दूसरा पीरियड है, इसके गिर्द 2 शेल होंगे। तीसरा पीरियड है, इसके हर एलिमेंट के गिर्द 3 शेल होंगे। लेकिन अब ये आपको बात ये तो समझ नहीं आई, इसका मतलब क्या है, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं हमने तो भाई, एक एक करके, ठीक है, हमने रटे थोड़ा लगाने हैं। अब देखिए ये पहले पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम है। मैं आपको इनका ना स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब जो एटम की स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है, दरमियान में होता है बेटा न्यूक्लियस, और उसके गिर्द शेल होता है, और फिर उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखें मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द इस तरह घूम रहा होता है। तो ये न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर है, समझ लें, ठीक है, कि उसके गिर्द एक शेल है। ये कंफ्यूज करिए, ये लाइन में मिटा देता हूँ। अब दूसरा एलिमेंट पहले पीरियड में क्या है, हीलियम। हीलियम के बेटा कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको, 2, ठीक है, ये छोटा सा लिखा हुआ है 2। अब मैं इस 2 हीलियम का स्ट्रक्चर बनाता हूं आपके सामने। ये देखें, ये हीलियम है, ये हीलियम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, दरमियान में होता है न्यूक्लियस। पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो ये पहला आ गया, ये दूसरा आ गया। अब दोनों में देखें तो दोनों में कितने शेल बने, 1। तो ये कौन से पीरियड में, एक पीरियड में। ये वाली बात आपको और मज़ेदार अच्छे अंदाज से दोबारा समझ आएगी। मैं जाता हूं दूसरे पीरियड में। अब लिथियम, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, ये ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो लिथियम की स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा। ये देखिए जी, मैं यहीं बना देता हूं ताकि आपके जहन में रहे। लिथियम Li होता है, इसकी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो अरेंज करें जी, पहला आ गया न्यूक्लियस,
पहला शेल आ गया, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं? 2। ये बेटा रूल है कि पहले, या आप यूँ कह लें कि उसकी जो हमारा पहला शेल होता है वो छोटा शेल होता है, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 आ गए, लेकिन इसके पास कितने हैं टोटल? 3। तो 2 तो हमने एडजस्ट कर दिए, तो एक और इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करना है, तो एक और शेल होगा उसके गिर्द, और ये 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखें, ये न्यूक्लियस हो गया मेरा, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल। अब देखें लिथियम के जो 3 इलेक्ट्रॉन कितने शेल में एडजस्ट हुए? 2 शेल में। फिर अगला देखते हैं, ये आपको बड़े मज़ेदार अंदाज में मैं कोई और ले लेता हूँ, यानी बोरोन या कार्बन, आपके मशहूर आपका आपसे वास्ता पड़ता था। कार्बन के पास ना बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं 6। इसको एडजस्ट करें, दरमियान में क्या होता है? न्यूक्लियस। और पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। 6 में से 2 एडजस्ट कर दिए, पीछे कितने रह गए? 4। तो दूसरे में कितने आ गए? 1 2 3 4। एक और कर देता हूं, फिर मैं अपनी बात करता हूं, सुनना बेटा गौर से। ऑक्सीजन गैस जो होती है बेटा, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। उसको एडजस्ट करें ऑक्सीजन को, तो लेट से दरमियान में ऑक्सीजन है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इनको एडजस्ट करना है। पहले न्यूक्लियस आ गया, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? वैसे तो 8 आ सकते हैं, तो ऑक्सीजन के पास टोटल कितने हैं? 8। पहले में कितने आ गए? 2। एक ये एक ये। अब दूसरे कितने बच गए? 2 तो हमने एडजस्ट कर दिए, 6 बच गए, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये 6 एडजस्ट हो गए हैं। बेटा आप एक बात नोट कर रहे हैं क्या, कि ये जो देखे मेरा पीरियड नंबर 2 था, सब के गिर्द कितने शेल हैं? इसके भी 2 हैं, इसके भी शेल के 2 हैं, इसके भी शेल 2 हैं। जो मेरा पहला पीरियड था हाइड्रोजन हीलियम, जब हमने इनके एटम की स्ट्रक्चर बनाई तो कितने शेल थे? 1। इसी तरह जब हम तीसरे पीरियड में जाएंगे ना और सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करेंगे तो कितने शेल हमें मैं एक कर देता हूं ताकि बात क्लियर हो जाए। कोई नहीं, हमें जल्दी, हम बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये आखिरी है बेटा, बोर ना होना प्लीज़। सोडियम के हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एडजस्ट करें, दरमियान में आ गया न्यूक्लियस, पहले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बच गए? 8 11 नहीं 9 बच गए। कितने टोटल? 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में 2 आ गए तो 9 बच गए। ठीक है, कितने बच गए? 9। बाकी दूसरे में मैक्सिमम बेटा आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 8 और एडजस्ट हो गए तो 9 बचे थे, अब कितने बच गए? 1 बच गया, यानी टोटल कितने हैं? 11। टोटल कितने हैं? 11। 2 ये आ गए, 8 ये आ गए, 2 और 8 10, 1 बच गया, तो 1 मेरा आ जाएगा आखिरी शेल में, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ये एडजस्ट हो गया। अब मैं आपको बताना सिर्फ यहां पे ये चाह रहा था, देखिए जो तीसरे पीरियड के एलिमेंट हैं, आप सारों के भी करेंगे, सारे कितने शेल चाहिए होंगे? 3। ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। तो इसका मतलब है, अब मुझे बात मेरी समझ आई है कि ये पहला पीरियड है तो इसके शेल कितने कंप्लीट होंगे? 1 शेल। ये दूसरा पीरियड है, इसको कितने शेल चाहिए होंगे? 2 शेल। ये तीसरा पीरियड है तो इसके कितने शेल होंगे? 3 शेल। बेटा अरेंजमेंट आपको इलेक्ट्रॉन की समझ आ रही है कि हमने इस पीरियोडिक टेबल को किस तरह अरेंज किया है कि जितने नंबर ऑफ शेल होते हैं एक एटम में, उसको उतने ही पीरियड में रखते हैं। अब ये वाली बात छोटा सा देख लें, मैंने लफ्ज़ आपको समझाना था कि हर पीरियड एक शेल की तकमील को जाहिर करता है। ईच पीरियड शो द फिलिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन शेल, यानी हर पीरियड जो होगा, यानी पहला पीरियड है तो वो उसका जो कंप्लीट शेल होगा 1, दूसरा पीरियड है तो उसका कंप्लीट शेल होंगे 2, तीसरा पीरियड है तो उसके कंप्लीट शेल होंगे 3। तो ये वाली बात हो गई। सिंस each shell can hold a fixed number of electron, the number of element in each period is also fixed except for the first period. Every period should start with an alkali metal and end with a noble gas. अच्छा बेटा, जो ये इसने आखिर में बात की, पहले इसको कर लें फिर ऊपर वाली बात बताता हूँ कि पीरियड के तमाम पीरियड अल्कली मेटल से शुरू होते हैं। सॉरी, ये ख़राब हो गया। तमाम पीरियड अल्कली मेटल से शुरू होते हैं ये, और एंड होते हैं नोबल गैस पे। तमाम पीरियड स्टार्ट विद, किससे स्टार्ट होते हैं? अल्कली मेटल, और एंड विद नोबल गैस। ये मैं पीरियड देखता हूं। अब बेटा मैं पहला पीरियड सिलेक्ट करता हूं, वो कहता है कि पहले को छोड़ दो, दूसरे से वो कहता है कि पहले के अलावा जितने भी पीरियड है। अब ये दूसरा पीरियड है, ये अल्कली मेटल है और नियोन नोबल गैस है। तीसरा पीरियड है,
ये सोडियम एक अल्कली मेटल है और आर्गोन AR ये एक नोबल गैस है। चौथा पीरियड है ये कैल्शियम पोटाशियम एक अल्कली मेटल है और आर्गोन क्रिप्टॉन एक नोबल गैस है। अब आपने देखा कि हर पीरियड अल्कली मेटल से स्टार्ट हो रहा है और आपका नोबल गैस पे एंड हो रहा है। तो ये बेटा आखिरी वाली बात थी। और फिर जो दरमियान वाली बात है वो उसने क्या कही है, उसने ये कहा है कि हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मखसूस आ सकते हैं। मसलन पहले में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं, तीसरे में मैक्सिमम 18 आ सकते हैं। तो ये हमारी तरतीब होगी। अब देखें, मैं पीरियड वाली बात में क्लियर कर चुका हूं। पीरियड के बारे में बेटा मुझे 3 बातें इंपॉर्टेंट पता हैं, 4। पहली बात कि हॉरिजेंटल रो को पीरियड बोलते हैं, जो उफकी कतार है उनको हम पीरियड बोलते हैं। ये जो कतारें हैं इनको हम पीरियड बोलते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात कि देयर आर 7 पीरियड, टोटल जो पीरियड है हमारे एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में वो कितने हैं, टोटल 7 पीरियड हैं, 7 पीरियड हैं। 2 बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात, हर शेल के अंदर फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हर शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद मखसूस होती है, मुकर्रर होती है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। 3 बात। चौथी और आखिरी बात, हर पीरियड अल्कली मेटल से शुरू होगा, नोबल गैस पे ख़त्म होगा। बेटा ये 4 बातें आपने अपने माइंड में रखनी है पीरियोडिक टेबल के बारे में। पहली बात पीरियड के बारे में, पहली बात हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड बोलते हैं। दूसरी बात टोटल 7 पीरियड होते हैं। तीसरी बात हर शेल के अंदर मखसूस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। चौथी और आखिरी बात, हर पीरियड हमारा अल्कली मेटल से स्टार्ट होगा और एंड होगा एक नोबल गैस पे। तो ये बेटा मेरे पीरियड के बारे में 4 बातें हमने याद रखनी है। तो मेरा क्वेश्चन भी पूरा हो गया, कॉन्सेप्ट भी पूरा हो गया। इसके बाद बेटा जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड। मैं आपको अभी अगर पास्ट पेपर दिखाऊं ना, हालांकि वो पुरानी बुक का था, बहुत बार इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार, कि व्हाट आर लेंथेनाइड एक्टिनाइड, व्हाई लेंथेनाइड एक्टिनाइड आर बिलो द पीरियोडिक टेबल। पहले तो मैं बता दूं लेंथेनाइड एक्टिनाइड है क्या। ये देखिए मैंने लेंथेनाइड को सिलेक्ट किया, ये नीचे वाली रो, एक्टिनाइड को सिलेक्ट किया, इससे नीचे वाली रो। यानी ये पीरियोडिक टेबल जो होता है ना, उसके नीचे जो 2 लाइनें पड़ी होती हैं, ये एक लेंथेनाइड है और एक एक्टिनाइड है। ठीक है, यानी पहली रो जो है ये लेंथेनाइड कहलाती है, दूसरी रो एक्टिनाइड कहलाती है। अब मुझे ये तो पता है कि जो पीरियोडिक टेबल के नीचे, आप कोई भी पीरियोडिक अपनी बुक में पीरियोडिक टेबल देखेंगे, जहां भी देखें 2 लाइनें अलग पड़ी होंगी नीचे, यानी 2 कतारें अलग होंगी। इन 2 कतारों को, एक को लेंथेनाइड LA और एक को एक्टिनाइड AC से जाहिर करते हैं। अब क्वेश्चन हमारे सामने 2 तरह से बेटा ये क्वेश्चन आएगा। पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड क्या हैं। तो इन 6 and 7 पीरियड देयर आर 2 सेपरेट सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट ईच। अब देखें छठा पीरियड कौन सा है, ये वाला छठा पीरियड है। ठीक है, अब वो कहता है इसमें से और 7वीं में से, अगर आप पूरा देखें, यहां से वो LA यहां आना था 56, फिर 57 और फिर 88 और फिर 88 से 89। वो कहते हैं यहां से ये सीरीज निकली और नीचे आ गई, और यहां से निकली और नीचे आ गई, कि जो छठा और 7वां पीरियड है उनका 6 and 7 पीरियड देयर आर 2 सेपरेट सीरीज, 2 अलग से सीरीज पड़ी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। 14 एलिमेंट ईच, हर एक के 14 एलिमेंट है। अगर आप ये काउंट करेंगे तो हर एक के पास 14 हैं, 14 एलिमेंट हैं। तो नीचे हैं इनको, बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्पेस दीज सीरीज आर प्लेस एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जगह के कम होने की वजह से इन सीरीज को पीरियोडिक टेबल के नीचे रख दिया गया है। लेंथेनम 57 के बाद आने वाली सीरीज को लेंथेनाइड और एक्टिनम 89 के बाद आने वाली सीरीज को एक्टिनाइड कहते हैं। अब ये तो हो गया लिखा हुआ, बात गौर से समझे बेटा। LA बैरियम जो लिखा, BA जो है ना 56 है बैरियम, इसके बाद लेंथेनाइड आना था। अब छठे पीरियड से ये वाली एक सीरीज उठी और नीचे आ गई, ये वाली। ये टोटल कितने हैं, 14 एलिमेंट हैं। फिर 7वें पीरियड से RA 89, इसके बाद 89 यहां आना था, लेकिन यहां से निकली और यहां पड़ी हुई है। पहला हमारे जहन में क्वेश्चन ये आता है कि सर ये नीचे क्यों रखी है, और ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है
इनको हम नीचे क्यों रखते हैं? तो स्पेस की कमी की वजह से। इतना सा आंसर है कि लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड आर प्लेस बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्यों? बिकॉज ऑफ स्पेस प्रॉब्लम, जगह की कमी की वजह से। इस वजह से, क्योंकि अगर हम ये इनको इधर अंदर एडजस्ट करेंगे तो ये आगे निकल जाएंगे और प्रॉपर्टी सारी गलत मलत हो जाएंगी। तो भाई क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को पीरियोडिक टेबल के बॉटम में अलग क्यों रखा गया है, आंसर है मेरा जगह की कमी की वजह से। अच्छा, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में कितने एलिमेंट हैं? लैंथेनाइड में भी 14 हैं, एक्टिनाइड में भी 14 हैं। दो बातें हो गई। तीसरी और आखिरी बात, ये वाली पूरी सीरीज जो है इसको हम लैंथेनाइड कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इसका पहला एलिमेंट जो है ना वो लैंथियम है, इसी नाम से इसको लैंथेनाइड कहते हैं। इस सीरीज को हम एक्टिनाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्टिनियम है इसका पहला, उसके नाम से एक्टिनाइड कहते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में मेरे पास तीन कॉन्सेप्ट हैं। तीन, इस एक शॉर्ट क्वेश्चन में तीन कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट कि जो 6 और 7 पीरियड है, दो सेपरेट सीरीज हैं जिनमें हर एक में 14 एलिमेंट है, 14 एलिमेंट है। लिमिटेड स्पेस की वजह से, जगह के मसले की वजह से, जगह कम होने की वजह से, दी सीरीज आर प्लेस एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। द सीरीज, इनका ये तो बात हो गई। इन सीरीज को लैंथेनाइड और एक्टिनाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला एलिमेंट लैंथेनम है इसलिए इसको लैंथेनाइड बोलते हैं, दूसरा एलिमेंट एक्टिनम है इसलिए इसको एक्टिनाइड बोलते हैं। ले जी, ये हमारा क्लियर हो गया। अब आ जाए जी नेक्स्ट, छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द, इसको मैं जरा एडजस्ट कर दूं ताकि आपके सामने रहे। ये ऐसे, व्हाट आर द रेयर अर्थ्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब मैंने ये दो तरह से क्वेश्चन लिखा है क्योंकि बोर्ड के अंदर इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर रेयर अर्थ्स, रेयर अर्थ क्या होते हैं, या एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, सिंपल सा। अब देखिए कितना आसान सा आंसर है भाई। ये जो दोनों इकट्ठी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों को मिला दो तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये मैं एफ ब्लॉक सेलेक्ट करता हूँ, एफ ब्लॉक, ये देख सेलेक्ट किया तो कौन से बच गए? सिर्फ ये। तो दोनों को मिला दो, यानी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को दोनों को मिला के हम बोलते हैं रेयर अर्थ्स। क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ या एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये ब्लॉक की बात आगे आएगी, फिर करेंगे ये क्या है। लेकिन ये जो दोनों सीरीज है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ्स मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ्स बोलते हैं, ठीक है। या इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर रेयर अर्थ्स? द एलिमेंट ऑफ द लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड टुगेदर, दोनों को इकट्ठा मिला के आर कॉल्ड रेयर अर्थ्स, या इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं। बेटा बात क्लियर हो गई। इन दोनों, इस सीरीज को, ये यानी ये 14 और 14 28 को मिला के हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं रेयर अर्थ्स बोलते हैं, रेयर अर्थ, क्योंकि ये रेयर है। या इनको एफ ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। तो बात क्लियर। अब इससे पहले हम आगे जाएं तो हम पहले बुक की तरफ चले जाते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है। बेटा हमने ना पीरियड वाला जो टॉपिक था ना, आप पीरियड में से ये वाले क्वेश्चन, हमने अभी कितने पीरियड में 4 शॉर्ट पढ़े हैं। एक पीरियड क्या होते हैं एक्सप्लेन करें यहाँ से यहाँ तक। बेटा हमने बिल्कुल यही बातें की हैं, इन्हीं वर्डिंग में की है, आप देख लीजिएगा। दूसरी बात ये देखें, ये यहाँ से लेके आपने ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, इसकी बात हमने की 6-7 पीरियड वाली, 14 एलिमेंट वाली। और तीसरी बात हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट या रेयर अर्थ की बात की। अब बेटा बहुत कम चांस है इस चीज़ के कि सिर्फ पीरियड आपका लॉन्ग आ जाए, यानी एक नहीं आएगा, पीरियड और ग्रुप को मिला के लॉन्ग आएगा। लेकिन अगर पीरियड आता है तो फिर आपने क्या करना है, ये जो आपको 3 शॉर्ट नज़र आ रहे हैं ना, एक्सप्लेन पीरियड, व्हाट आर लैंथेनाइड एक्टिनाइड और व्हाट आर रेयर अर्थ, ये तीनों शॉर्ट मिला के लिख दोगे, आपका लॉन्ग पीरियड का पूरा हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि सिर्फ पीरियड नहीं आएगा बल्कि साथ आपका ग्रुप भी आएगा, वो इकट्ठे पूछेगा कि फीचर क्या है, तो पीरियड और ग्रुप इसके फीचर हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ग्रुप, इसकी भी बाद में हम मार्किंग करेंगे, पहले हम इसमें देख लेते हैं कि शॉर्ट कौन कौन से हैं, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है बेटा आप नहीं बोर हो रहे होंगे। इसको मैं आपको अगेन कह रहा हूँ, मेरे आप ना ये कॉन्सेप्ट ले लें। आप यकीन करें जब आप एफएससी में जाएंगे ना तो आपको तब भी ये याद आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है। अच्छा जी, पहला शॉर्ट क्वेश्चन अब मेरे सामने एक शॉर्ट है, ठीक है। क्वेश्चन आपका बोर्ड में बेटा आएगा कि ग्रुप क्या होते हैं, एक्सप्लेन ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, या व्हाट इज अ फैमिली इन द पीरियोडिक टेबल। फैमिली क्या होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, यानी ये पीरियोडिक टेबल है, ग्रुप क्या होते हैं या फैमिली क्या होती है, क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, पुरानी बुक में ये फैमिली वाला, व्हाट इज अ फैमिली इन पीरियोडिक टेबल, उसके कुछ नाम बताएं, बहुत बार बोर्ड में आया है। व्हाट इज अ फैमिली,
राइट सम नेम ऑफ फैमिली, कि पीरियोडिक टेबल में एक फैमिली क्या होती है और या पीरियोडिक टेबल में ग्रुप क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और आसान है। अभी देखिए एक एक करके करते हैं। द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप। टेबल में मौजूद अमूदी कितारों को ग्रुप कहते हैं। अभी हम ऊपर कह के गए हैं। देखिए ये पहला ग्रुप, ये दूसरा, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा, ये सातवां, ये आपका 12वां। जो वर्टिकल कॉलम है, अमूदी कॉलम है, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। एक बात होगी जो हमने पहले भी की थी कि द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप। ये अमूदी कतारें होती हैं। एक बात, पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप हैं। बेटा कितने ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल में? देयर आर 18 ग्रुप। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये पहला ग्रुप है जी, ये 14वां, ये 15वां, ये 16वां, ये 17वां और ये 18वां। टोटल पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप है जी? 18। ये कॉलम कितने हैं? 18। अब ग्रुप के बारे में ना मेरे पास दो बातें हैं। पहली बात, वर्टिकल कॉलम जो होते हैं, अमूदी कितारें, वो ग्रुप होती हैं। टोटल ग्रुप कितने हैं जी? 18 ग्रुप हैं। अच्छा, तीसरी बात, एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ये फायदा है। जो ऊपर हम बात करके आए ना कि ग्रुप में, एक ग्रुप में मौजूद तमाम अनासिर की खास जो है प्रॉपर्टी है वो एक जैसी होती हैं। अभी हम बात करके आए ना, मसलन अब मैं ये ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ, ये सारी गैस है। मैं ये वाला ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ, ये सारे मेटल हैं। ठीक है, तो जो ग्रुप होते हैं ना, जो कॉलम होते हैं, जो ग्रुप है, उसमें तमाम के तमाम एलिमेंट एक जैसे होते हैं। उनकी खासियतें सारों की सारी एक जैसी होंगी। मसलन अब ये नोबल गैसें हैं, सारी की सारी, आप कलर देख रहे हैं, सारी एक जैसी हैं। ये सारी की सारी गैसें एक जैसी हैं। ये बेटा आपकी सारी गैसें एक जैसी हैं। ये वाले आपके ये सॉलिड हैं, ये सारे के सारे एक जैसे हैं। ठीक है, तो ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं, मसलन ये वाला कौन सा 14वां ग्रुप है, इसमें ये सारे एलिमेंट एक जैसे हैं। 17वां ग्रुप है, इसमें सारे एलिमेंट एक जैसे हैं, मतलब उनकी सारों की प्रॉपर्टी खास एक जैसी है। अभी तक मुझे ग्रुप के बारे में तीन बातें पता चली। पहली बात, वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। दूसरी बात, एक पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप होते हैं भाई। तीसरी बात, ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, जो भी ग्रुप सेलेक्ट करो, जितने भी एलिमेंट होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर होगी। मसलन अब ये दूसरा ग्रुप मैंने सेलेक्ट किया, सब के सब एक ही कलर के, एक ही प्रॉपर्टी है। तो दूसरी बात, तीसरी बात ये होगी कि एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। क्यों सिमिलर होते हैं? देखिए, ये भी बात हम ऊपर से लेते हैं, क्योंकि उनकी जो आउटर मोस्ट शेल है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो सेम होती है। ये भी बात हमने नई नहीं सीखी, ऊपर से ही पढ़ी है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट का फायदा है। ठीक है, तो ग्रुप के बारे में हमें जो बातें पता है ना, वो पहले ही से पता है। पहली बात क्या है, देखिए काउंट कीजिएगा, अमूदी कतारें जो वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप। दूसरी बात, टोटल 18 ग्रुप होते हैं। तीसरी बात, सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है ग्रुप में एलिमेंट की। क्यों होती है? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी आउटर मोस्ट शेल, यानी वैलेंस शेल, यानी आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, एक जैसी होती है, तो इसलिए उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है। अब देखिए, ये हमने ग्रुप को डिफाइन कर दिया। वो कहते हैं कि जो ये ग्रुप है, इनको हम फैमिली भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ दिस सिमिलैरिटी, क्योंकि इनकी सारों की खासियतें एक जैसी हैं ना। मसलन अब मैं ये 17वां ग्रुप ये सिलेक्ट किया है, इसको अब मैं एक, ये फैमिली के नाम लिखे हुए हैं बेटा, ये जो मेटल, नॉन मेटल। अब मैं हेलोजन सेलेक्ट करता हूँ, तो वही 17वां ग्रुप ही सिलेक्ट हुआ है। मैं दोबारा करता हूँ, हेलोजन किया, वो 17 की वो सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, या मैं देखिए, मैं लेट से मैं नोबल गैस सेलेक्ट करता हूँ, तो ये वाला ग्रुप सेलेक्ट हो गया। अब चूंकि इन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी है, तो इसको एक फैमिली कहते हैं और उनको नाम भी दिया हुआ है। मसलन इसको नोबल गैस की फैमिली कहते हैं, ये हेलोजन फैमिली है। ठीक है, तो हर एक को एक नाम। अब ये वाली अल्कली मेटल है, इसका नाम, इस फैमिली का नाम हमने क्या दिया है? अल्कली दिया है। मैंने तीन नाम बोल दिए बेटा, आपने तीन तो याद रखने हैं। मसलन ये अल्कली मेटल, ये हमारे नोबल गैस, ये हेलोजन, तो तीन फैमिलियों के नाम रख दें। अब मैं अपनी बात को समराइज करता हूं। जो वर्टिकल कॉलम होते हैं ना, ग्रुप होते हैं, उनमें जितने भी एलिमेंट मौजूद होते हैं, सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, तो हमने इसलिए उनको फैमिली कह दिया कि ये फैमिली है, और उसको एक नाम दिया है। फैमिली के नाम तीन याद रखने हैं, हेलोजन, नोबल गैस, हेलोजन और अल्कली मेटल। तीन कोई भी, बस आप तो कोई भी नाम याद रख लेंगे, मैंने तीन बता दी। बट बेटा क्लियर होगी, पहले क्वेश्चन के तीन कॉन्सेप्ट हैं वो हमने क्लियर कर लिए। ठीक है जी, फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है, और उनको कोई ना कोई नाम दिया गया, जैसे अल्कली मेटल है, हेलोजन है, नोबल गैस है, वो उनके नाम है। डन। अब इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, व्हाट आर द नॉर्मल एलिमेंट। नॉर्मल एलिमेंट क्या होते हैं? तो एलिमेंट, अब ये जो आगे 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, बस आपने उनका नंबर याद रखना है। व्हाट आर नॉर्मल एलिमेंट? एलिमेंट प्रेजेंट इन 1 to 2 एंड 13 to 17 आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट। अच्छा बेटा इसको ना नॉर्मल को पहले बाद में करते हैं, पहले ट्रांजिशन को करते हैं, क्योंकि ये मैं अभी बताता हूँ क्यों। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं? वो कहते हैं कि जितने भी एलिमेंट है ना ग्रुप 3 से लेके 12 तक सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। अभी मैं देखिएगा जाता हूँ, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, यानी ग्रुप सेलेक्ट करो, ये 12 से लेके, ये ग्रुप नंबर 12 से लेके कौन सा ग्रुप कहा है उसने, सॉरी 3 से लेके 12, ठीक है। ये 3 कौन सा है, ये वाला 3 ग्रुप, ये यानी SCY वाले से लेके और 12 तक, यहाँ तक, ये सारे के सारे बेटा मिल के ना ये क्या कहलाते हैं, सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट। ये जो येलो कलर के, इनका कलर एक ही है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इनको ट्रांजिशन एलिमेंट को हम किस तरह डिफाइन कैसे करेंगे? मुझे पता तो चल गया पीरियड के अंदर भाई ये जो सारे पड़े हैं ना पीले कलर वाले, ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। तो डिफाइन इस तरह करेंगे कि जो एलिमेंट ग्रुप नंबर 3 से शुरू हो रहे हैं, ये ग्रुप 3 है 21 वाला SC वाला, और 12 पे जाके ख़त्म हो रहा है, तो ये जो ग्रुप 12 से लेके ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक जितने भी एलिमेंट हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। इन दीज एलिमेंट इनर सब शेल आर ग्रेजुअली बीइंग फिल्ड। अब इसका मतलब क्या है कि जो इनके अंदर के सब शेल हैं वो बतदरीज पूरे होते जाते हैं। मसलन इसमें 3 की कमी है, इसमें 2 की कमी है, इसमें 1 की कमी है, इस तरह यानी वो ग्रेजुअली फिल होते हैं, ठीक है। अब मुझे ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में 2 बातें बेटा बतानी है। पहली बात, एक बात कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक जितने भी एलिमेंट हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। दूसरी बात, इनके जो इनर शेल हैं वो ग्रेजुअली फिल होते हैं, यानी बतदरीज ये मुकम्मल होते हैं, ठीक है। तो ये 2 बातें हमने ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में बतानी है, ये बस इतनी सी बात है। अब मैं जो कह रहा था कि क्यों हमने वो जो नॉर्मल एलिमेंट है वो अलग पढ़ने हैं, बेटा इनके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं। बात समझ आ गई? अब देखिए 3 से 12, अब यहां से देखो तो वो कह रहे कि 1 से 2 और 12 के बाद 13 होता है, 13 से 17, यानी 13 से 17। इनके अलावा ये आपने रेंज याद करनी है, 3 से 12 यानी सॉरी 3 से 12 जो है ये सारे क्या हैं, ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है। और वो कहते हैं 1 से लेके 2 ये पहला ग्रुप, सॉरी ग्रुप, ये पहला, ये दूसरा, मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा। पहले 2 यानी वो कौन कौन से हैं कि 1 से लेके 2 और 13 से 17, ये देखें मैं 13 से 17, ये 13 से शुरू करो और 17 पे ख़त्म करो, यानी नोबल गैस को आपने छोड़ देना है। तो 1 से 2 और 13 से 17 तक जितने भी एलिमेंट हैं उनको नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं। बस इतनी ही बात बतानी है हमने। और इनके इनर शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल होते हैं, उसमें ग्रेजुअली फिल होते हैं, इसमें कम्प्लीटली फिल होते हैं। यानी जो इनके अंदर सब शेल होते हैं वो आगे हम बात करेंगे सब शेल क्या होती हैं। तो नॉर्मल एलिमेंट के बारे में बेटा 2 बातें याद रखनी है कि जो ग्रुप नंबर 1 से लेके 2 तक और 13 से 17 जितने भी हैं उनको नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं। और इनके जो अंदर वाले सब शेल होते हैं वो ऑल इनर शेल आर कम्प्लीटली फिल्ड, वो कम्प्लीटली फिल होते हैं। अंदर के जो सब शेल है वो कम्प्लीटली फिल होते हैं, वाइल आउटर मोस्ट शेल इज़ नॉट कम्प्लीटली फिल, जबकि इनके आखिरी शेल कम्प्लीटली फिल नहीं होते, ठीक है जी। तो ये हमारे नॉर्मल हो गए। अब आज जी इस पे भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लें, ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है? ये भी आपके बोर्ड के पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर ब्लॉक। अब बेटा आसान सी बात, बिल्कुल अगर आपने कभी घरों के कभी आप ज़मीन ख़रीदने जाए ना, वहाँ प्लॉट होते हैं किसी के, आपने कभी ज़मीन का नक्शा देखा है, वहाँ प्लॉट होते हैं, ठीक है। वो इसी तरह के शो होंगे, ये प्लॉट नंबर 1 2 3 इसी तरह होता है जैसे ये नज़र आ रहा है। अब ना उनकी प्रॉपर्टी की वजह से, खासियत की वजह से, अब देखिए ये येलो कलर वाले एक जैसे हैं, ये एक जैसे हैं। मैं ब्लॉक को ना ये देखिए ये S ब्लॉक है दोनों, ये क्या है, S ब्लॉक है। ये वाला P ब्लॉक है, ये वाला D ब्लॉक है और ये वाला F ब्लॉक है। मेरे पास 4 ब्लॉक हैं। अब इन ब्लॉक का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। टोटल कितने ब्लॉक हैं? 4। मेरे पास जितने भी एलिमेंट थे ना टोटल, उनको मैंने 4 ब्लॉक में तब्दील किए, 4 मोहल्लों में। यानी आप यूँ समझें कि ये घर हैं सारे लोगों के, मैंने उसके 4 मोहल्ले बनाए, 4 ब्लॉक बनाए, S P D और F,
4 ब्लॉक 4 मोहल्ले बना दिए। अब ये क्यों बनाए हैं? देखें बेटा, हमारे शेल के अंदर ना सब शेल होते हैं। शेल के अंदर क्या होते हैं? सब शेल। मसलन मैं आपको बताता हूँ, ये एक शेल है ना, जैसे ये एक शेल है, इसमें इसके अंदर मजीद सब शेल होते हैं 3, यानी एस, एक पी, फिर एक डी, और एक और होता है एस पी डी एफ, जो बड़े होते हैं उनके लिए एफ। ठीक है, एस पी डी एफ सब शेल होते हैं, यानी आप यूं समझ लें कि रास्ते हैं और उसके अंदर और रास्ते बने हुए हैं, तो एस पी डी एफ। ठीक है, ये इनके सब शेल के अंदर सब शेल होते हैं। अब गौर से सुनिएगा, जो एस ब्लॉक है ना, जब आप इनके इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ना, ये जो नजर आ रहे हैं, ये सारे एस पे जाके खत्म हो जाएंगे। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे खत्म होगी? एस पे। इनकी कहाँ पे खत्म होगी? पी पे। इनकी कहाँ पे खत्म होगी? डी पे। और इनकी कहाँ पे खत्म होगी? एफ पे। मैं आपको इसके ट्राई करवा देता हूँ बुक से। एस वाले ले, ये याद रखना इनके नाम। ही हाइड्रोजन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है। इनकी एंड कहाँ होना चाहिए? एस पे, क्योंकि इनका नाम एस रखा हुआ है। तो मैं बुक में देखता हूँ। अब देखें, ये जो ग्रुप 1 है, ये ग्रुप नंबर 1 है, यही है ना ग्रुप नंबर 1। ये ग्रुप 1 और 2, यानी ग्रुप 1 है पूरा। अब उसने उसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साइड पे कहाँ पे ख़त्म हो रही है? ये देखें, ये एस पे ख़त्म हो रही है, एस पे ख़त्म हो रही है। फिर हमने कहा ग्रुप 2 भी एस है, तो ये देखें, ये एस पे ख़त्म हो रही है। इसी तरह ये लेट से 14 है, कार्बन फैमिली, ये किस पे ख़त्म हो रही है? पी पे। अब 14 उधर जाके देखते हैं, लेट से ये देखें, मैंने 14 देखा, 14 ग्रुप जो है, सॉरी पी वाले, हाँ। अब ये देखें, ये पी पी जो है ना, ये 14 ये वाला है, तो ये सारे किस पे ख़त्म हो रहे हैं? पी पे। अब आगे भी देखें, जो 15 16 ये सारे किस पे ख़त्म? 14 ग्रुप है, 15 है, 16 17 18 सारे किस में ख़त्म हो रहे हैं? ये देखें, उसने सारे, ये 14 से शुरू किया और 18 तक, ये है ना 14वां ग्रुप है, ये 15वां, ये 16वां, 17वां, 18वां, सारों की किस पे ख़त्म हो रही है? पी पे। ये देखो एंड पे क्या लिखा हुआ है? पी। इस पे क्या लिखा हुआ है? पी। इस पे क्या लिखा हुआ है? पी। तो जहां वो ख़त्म हो रहे हैं पी पे, तो उनके ब्लॉक का नाम भी क्या रख दिया उन्होंने? पी। तो मेरे ख्याल में बात क्लियर हो गई होगी कि जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पे ख़त्म हो रही है वो एस ब्लॉक, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी पे ख़त्म हो रही है वो पी ब्लॉक, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म होने से मुराद है जब हम फिल करते हैं ना, तो जो डी पे जाके ख़त्म होंगे वो डी ब्लॉक होगा, जो एफ पे ख़त्म होंगे एफ ब्लॉक होगा, एस पे ख़त्म करेंगे एस ब्लॉक होगा। अब यहाँ पढ़ते हैं वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर डिवाइडेड इनटू ब्लॉक। हमने पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक में डिवाइड किया है, जो कि एस पी डी एफ है। ये नाम आपने लेने हैं, इसमें भी लिखे हुए हैं। एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर डिवाइडेड इनटू ब्लॉक बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सब शेल दैट इज बीइंग फिल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट बात, किस बेस पे? हमने जो सब शेल है ना उसकी बेस पे। सब शेल कौन से हैं? एस पी डी एफ। ऑन दिस बेसिस एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू एस पी डी एफ ब्लॉक। बस इतनी सी बात थी कि उनके जो सब शेल हैं उनकी टाइप की बेस पे हमने पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया। इनको हम ब्लॉक 4 हिस्सों में डिवाइड किया। इन हिस्सों को, इन पार्ट को ब्लॉक कहते हैं। नाम ज़रूर लिखने, एस पी डी एफ। अगेन कह रहा हूँ बेटा, बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार आता था, पुरानी बुक में होता था ये। डन हो गया जी ब्लॉक वाला। अब अलग अलग है, वैसे ये ना कोई इंपॉर्टेंट शॉर्ट नहीं है, ये मैंने लिख दिए हैं क्योंकि हम जाहिर है हमने बुक में से कुछ छोड़ना तो नहीं था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नहीं है। हाँ एमसीक्यूज हो सकते हैं, यानी ये क्या है? अब क्वेश्चन है जी हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं? ये वाले, अब इनकी बात हमने बतानी है। तो देखें, एलिमेंट ग्रुप 1 और 2 जो हैं वो एस ब्लॉक कहलाते हैं, क्योंकि उनका सब शेल आखिरी कौन सा है? आउटर मोस्ट सब शेल एस है, तो इनके नाम, यानी जो ग्रुप 1 और 2 है ना, उनका जो आउटर मोस्ट शेल है, आखिरी शेल है, वो एस है। सब शेल क्या है? एस है, तो इसलिए इनका नाम भी क्या है? एस ब्लॉक। इसी तरह पी ब्लॉक कौन से हैं? वो कहते हैं कि 13 से लेकर 18 तक है ना, इनको पी ब्लॉक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट सब शेल क्या है? पी है। इसी तरह डी और एफ ब्लॉक कौन से हैं? तो वो कहते हैं कि जो दीज एलिमेंट आर प्रेजेंट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक कॉल्ड डी ब्लॉक। मैं डी ब्लॉक आपको सिलेक्ट कर देता हूँ, ये डी ब्लॉक है कि एस और पी के दरमियान, ये एस है ना, ये एस और पी के दरमियान, ये एस है और ये पी है, तो इनके दरमियान जो है, ये एस और पी के दरमियान जो ब्लॉक मौजूद है, इसको हम डी ब्लॉक बोलते हैं। सिंपल, डी ब्लॉक, दीज एलिमेंट आर प्रेजेंट बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। इतनी सी बात है। और एफ ब्लॉक क्या है? दीज आर प्लेस एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन 2 सेपरेट लाइन। ये देखें, जो बॉटम में पड़े हुए हैं ना एफ ब्लॉक, ये नीचे 2 लाइनों में, ये एफ ब्लॉक है। अब देखिए बेटा,
लोग, आप यकीन करें, मास्टर लेवल पे, एमएससी लेवल पे जाके पीरियोडिक टेबल को समझते हैं। हमने ना सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रुप और पीरियड क्लियर कर लिया है, बल्कि अगर आपने ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपके हिसाब से आपको पीरियोडिक टेबल की अच्छी खासी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि अच्छा ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, इन दोनों के दरमियान डी ब्लॉक है, और जो नीचे पड़े होते हैं वो एफ ब्लॉक हैं, और ये हमारे जो ये कुछ हमारी ये देखिए नोबल गैस हैं, ये हमारे हेलोजन हैं। तो वर्टिकल कॉलम जो है हमारे ये पीरियड होते हैं, ग्रुप होते हैं, तो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अच्छा बेटा, ये हमारा ग्रुप वाला जो टॉपिक था उसमें से ये चीज़ें लिखनी है, ठीक। ये वाली अब बुक पे पहले ग्रुप मार्क करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अगेन पीरियड की तरह बेटा इसकी बात भी कि बहुत कम है कि वो आपको बोर्ड में लॉन्ग कह दें कि ग्रुप को एक्सप्लेन करो। तो जब आपको ग्रुप को एक्सप्लेन करना है तो ये वाले 6-7 क्वेश्चन है, ये आपने उसमें शॉर्ट में लिख देने, वो आपका लॉन्ग बन जाएगा। कहाँ से शुरू हो रहे हैं? ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ये वाला ग्रुप से शुरू करो, और ये दूसरी स्लाइड ये यहाँ तक ये आपके लिखने होंगे, वो फिर ग्रुप होगा। अब यहाँ मार्क कर लेते हैं। देखिए ये ग्रुप की डेफिनेशन हो गई, ये आपकी फैमिली की डेफिनेशन हो गई, यही पढ़ी है ना हमने, ग्रुप की डेफिनेशन, फैमिली की डेफिनेशन, ये यहाँ से यहाँ तक इकट्ठी मार्क कर लो। फिर इसमें बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट की जो हमने पढ़ी है, ठीक है, ये ट्रांजिशन की यहाँ से यहाँ तक ये ट्रांजिशन एलिमेंट हो गई डेफिनेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास था कौन सा? एस ब्लॉक। वो उसी तरह एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। देखिए मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, नोट्स इसी तरह बनाने चाहिए कि कुछ छूटे भी ना और हमें थोड़ा सा काम भी करना पड़े। अब ये सारे शॉर्ट मिला देंगे तो आपका लॉन्ग भी बन जाएगा, ठीक है। तो बेटा अब जहन में रख लें कि अगर आपका क्वेश्चन आता है सैलेंट फीचर, तो फिर आपको पीरियड भी पूरा लिखना है और ग्रुप भी पूरा लिखना है, ठीक है। अगर आता है अलग अलग से तो फिर अलग अलग लिखेंगे। और अब इसमें शॉर्ट की बात करें तो देखिए मैंने ये नोट्स बनाए ही इसी तरह हैं, मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगा कि ये देखें अब ये पीरियड है ना, तो पीरियड में ये 3 शॉर्ट लिख दें। अब देखें इन केस इससे शॉर्ट नहीं आता, किसी और लॉन्ग नहीं आता, किसी और टॉपिक से लॉन्ग आता है, तो देखें आपको शॉर्ट भी क्लियर हो गए हैं। क्या पता इससे शॉर्ट आ जाए, और आते रहते हैं शॉर्ट, मैंने आपको साथ साथ बताए हैं कौन से इंपॉर्टेंट है। तो बात बेटा क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है जी। जी बेटा, तो अब इसको पहले हम बुक पे मार्क कर लेते हैं जैसे एज़ यूजुअल हम कर रहे हैं। ये वाला 8.3 हमारी ये आ गई, ये वाली। अब इसमें जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था कि ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज़ यहाँ से यहाँ तक ये शॉर्ट मार्क कर लें, ठीक है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक। फिर दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन था हमारा ये वाला टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन वाला, ये वाला यहाँ से यहाँ, ये ग्रुप 2 का आ गया। फिर ग्रुप 17 का आ गया, यहाँ से यहाँ तक बेटा मार्क कर लें। ये आपका उर्दू मीडियम का हो गया 17 वाला। और फिर ये आ गई ग्रुप 16 की बात, ठीक है, ये आ गई ग्रुप 16 की बात। सारे ग्रुप की बात हमने कर ली, ग्रुप 17, 16, 1 की, 2 की। अब वैसे ये शॉर्ट का ही टॉपिक है, लॉन्ग नहीं आएगा इसमें से। अगर लॉन्ग आता भी है तो आपने क्या करना है, इन चारों को इकट्ठा करके लिख दो, आपका लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन ये शॉर्ट का ही है। क्लियर? अगेन फिर बेटा ये जो छोटा सा टॉपिक पड़ा है ये भी शॉर्ट का है, और इसके बाद जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। और बोर्ड में ये चार लॉन्ग है, इन चार में से, चार नहीं है एक्चुअली, 3 है, ये चौथा नहीं है, तो 3 में से आपका एक बोर्ड में ज़रूर आएगा, ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। तो पहले ये देख लेते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एम ये आसान सी बात है, उसने बस इतनी बड़ी करके लिख दी। मैं अभी आपको बताऊँगा तो आपको समझ आ जाएगी बेटा। इस टॉपिक से ना, ये जो हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप नंबर एंड चार्जेस ऑफ आयन, के जो हमारे जो ग्रुप नंबर एलिमेंट के एटम, हाँ, सिमिलरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, ये मेरे ख्याल में हेडिंग गलत दी गई, हेडिंग, हाँ, इंग्लिश की वो ऊपर वाली कॉपी हो गई है, ये वाली हेडिंग थी कि रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप नंबर एंड चार्ज ऑफ आयन। हेडिंग की खैर, हमने तो नीचे वाला क्वेश्चन आंसर पढ़ना है। क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड में ये आएगा कि हाउ आर आयन चार्जेस रिलेटेड टू ग्रुप नंबर, आयन के चार्जेस का ग्रुप नंबर से क्या ताल्लुक है। बेटा ये बात बहुत गौर से आपने सुननी है, फिर ही आपको ये समझ आएगी, ठीक है। अब देखें मसलन मैं आपको यहीं पे करता हूँ कि लेट से हम जी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मैं इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं ना, ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दूं, तो इस पर चार्ज भी कौन सा आएगा? एक। एक पॉजिटिव आ जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह में सोडियम है, इसके ना आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो एक आप निकाल दें, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर एक चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे दूसरे वाले ग्रुप, ये मैं कर रहा था कि इस वाले बात, इसकी बात, ठीक है, ये ग्रुप 1 की, कि
आप इनमें जो ग्रुप 1 है ना, इन सब के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन निकलता है हमेशा। तो पहला ग्रुप है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं। अब जो दूसरा ग्रुप है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तीसरा ग्रुप है, आप इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो यही उसका ताल्लुक है बस, ठीक है, कि जो हमारे जब हम when move from left to right in the periodic table, main group element lose electron and form positive ion. The positive charge on the ion usually equal to the group number. अब देखें जो मैं बात बता रहा हूँ कि अब ये देखें, मैं आपसे कहूँ कि यार ये ना ये 13 ग्रुप है, या लेट से मैं कहता हूँ ये टू ग्रुप है। अब मुझे बताओ कि आप कहीं भी अपनी कैल्शियम लिखा हुआ देखा होगा आपने, कहीं भी अपनी बुक पे स्क्रॉल करो और कैल्शियम का आयन चेक करो, तो वो पता क्या होगा, 2+। कैल्शियम पे हमेशा क्या चार्ज होगा, इस तरह होगा, हमेशा देख लेना कैल्शियम 2+, इस तरह लिखा हुआ नज़र आएगा। ये 2 कैसे पता चलता है कि इस पे कौन सा चार्ज आएगा, वो कहता है कि जो उसका ग्रुप नंबर होता है ना, वही उस पर चार्ज होता है। या आप जैसे सोडियम है, आपको हमेशा सोडियम पे ना इस तरह नज़र आएगा, ये जैसे मैंने लिखा एक चार्ज होगा Na+1, इस तरह होगा, या सिर्फ प्लस होगा। एक क्यों है, क्योंकि इसका ग्रुप नंबर 1 है। तो बेटा इतनी सी बात है कि जो ग्रुप नंबर होता है वही उस पे चार्ज होता है, यानी ग्रुप 1 के एलिमेंट पे कौन से चार्ज होगा, 1। ग्रुप 2 के एलिमेंट पे कौन सा चार्ज होगा, 2। ग्रुप 3 पे कितना चार्ज होगा, ग्रुप 3, ठीक है। और इसी तरह जब हम ये बात हो रही है लेफ़्ट टू राइट वालों की, यानी ये देखिए सारे एलिमेंट है ना, ये वाले, ये सारे खब्बी साइड वाले लेफ़्ट साइड वाले, और ये दाईं साइड वाले राइट वाली साइड वाले। वो कहते हैं लेफ़्ट वाले पॉजिटिव आइन बनाते हैं और राइट वाले नेगेटिव आइन बनाते हैं। मतलब जो हमारा ग्रुप नंबर ये 17 है, 18 है, 16 है, ये सारे नेगेटिव आइन बनाते हैं, ठीक है। अब 17 में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक चार्ज होता है नेगेटिव। अब ऑक्सीजन है, ये सारे 2, इस पे 3 नेगेटिव के। बेटा बात गौर से सुने, 1 2 3 4 5 ये लेफ़्ट साइड वाले हैं, ये पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, और ये 17 16 15 ये राइट साइड वाले ये नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। तो ये वाली बात है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, कहते हैं कि जब हम राइट से लेफ़्ट जाते हैं तो द गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आइन, ये नेगेटिव आइन बनाते हैं। द नेगेटिव चार्ज डिपेंड ऑन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर नीडेड टू कंप्लीट द आउटर मोस्ट शेल। मसलन जो ग्रुप 17 है उन्हें एक चाहिए तो उन पे एक चार्ज होगा, 16 है तो उन्हें 2 चाहिए तो 2 उन पे नेगेटिव चार्ज होगा। डन जी। बुक पे बेटा, ये बुक पे देखें इतना बड़ा लिखा हुआ है, ये एक आना शॉर्ट ही है, तो इसी की स्क्रीनशॉट ले ले, या आप इसको कम करके भी लिख दें, कोई बात नहीं। बस वो इतना बताना आपको चाह रहा है कि जो लेफ़्ट साइड वाले एलिमेंट होते हैं ना हमारे, जो लेफ़्ट साइड वाले हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, और जो राइट साइड वाले हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, ठीक है जी। तो ये रिलेशनशिप वाली हमारी बात थी। ले जी बेटा, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक को बेटा बहुत ही एहतियात से आपने सुनना है। ये 4 टॉपिक हैं हमारे, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनमें 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं बेटा। क्योंकि इस चैप्टर से हमारा लॉन्ग आना है, ये मैं आपको एक गैस के तौर पे बता रहा हूँ, और लिख ले मेरी बात। आपका कोई भी बोर्ड है ना, इन तीनों में से, ये जो 3 हमारे सामने नज़र आ रहे हैं ना, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन तीनों में से एक क्वेश्चन एक किसी बोर्ड में होगा, एक किसी में होगा, एक किसी में, इसकी बेटा गारंटी है। क्योंकि ये टॉपिक पिछली बुक में भी होता था, पुरानी में, और ये बोर्ड के पेपर में आता था, तो आपके पेपर में आएगा। और मतलब आप मुझे कहेंगे सर इस चैप्टर से कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट निकालें, तो मैं इन 3 को कहूँगा, और हैं बहुत आसान। मतलब अभी तक जो आपने बेटा कर लिया हुआ ना, यूँ समझें कि वही चीज़ें, नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत बात होगी, अदरवाइज़ बस हमने अरेंज ही करना है। तो हम ना उसी तरह अपने उसी आदत के मुताबिक पहले अरेंज करेंगे कि एटॉमिक रेडियस में अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अब ये एटॉमिक जो रेडियस है ना आपका, वैसे ये बेटा इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एटॉमिक रेडियस से, और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आपका उर्दू मीडियम में ये यहाँ से एटॉमिक रेडियस शुरू हो रहा है, और ये आपका ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक। सॉरी, ये इस यहाँ तक, आयोनाइजेशन से पहले यहाँ तक, ये मैंने मार्क भी किया हुआ है। अब उसी तरह जैसे हम इसमें पहले शॉर्ट निकालते हैं कि शॉर्ट हमारे कौन कौन से इस टॉपिक से निकलते हैं।
सबसे पहले तो ये ऊपर एक टॉपिक पड़ा हुआ है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर हम इस लॉन्ग की तरफ। और लॉन्ग में भी इस तरह आएंगे कि ये जो इसके अंदर 4 शॉर्ट बनते हैं उनको हमने कैसे तैयार करना है, ठीक है। वो शॉर्ट मिल के फिर हमारा लॉन्ग बन जाएगा। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा हमारा जो 8.4 है, वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ इन पीरियड एंड ग्रुप्स, पीरियड और ग्रुप में एलिमेंट के पीरियोडिक खास में तब्दीली, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। ये वाला टॉपिक है 8.4। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटा ये बनता है कि व्हाट कॉजेज पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज एंड विच प्रॉपर्टी आर इंक्लूडेड, कि एलिमेंट्स के ख़ास में पीरियोडिसिटी की क्या वजह है और इसमें कौन से ख़ास शामिल हैं। मतलब इसका ये है कि जो हमारे पास ये नज़र आ रहा है पीरियोडिक टेबल, इसमें करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कुछ सेम हैं, कुछ मुख्तलिफ हैं। वो क्यों है, ठीक है। मतलब अगर ये हाइड्रोजन वाला ये ग्रुप है, ये गैस है तो गैस क्यों है, ये सॉलिड है तो सॉलिड क्यों है, या ये सारे ही सॉलिड क्यों हैं, ये सारे मुख्तलिफ क्यों हैं, ये इनमें कुछ चेंज है और कुछ सिमिलरिटीज़ है, ये पीरियोडिसिटी है। इनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, यानी सबका एटॉमिक रेडियस सेम है या सेम नहीं है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी बेस पे हम कहते हैं कि ये सेम है या नहीं सेम है। अच्छा बेटा ये वाला शॉर्ट ना अगर आपको अभी मतलब सही ना भी समझ आए हो, अभी हम पहले ये लॉन्ग से शुरू करते हैं, वो चीज़ें आपको फिर दोबारा जब हम मैं इस पर दोबारा फिर आ जाऊँगा, इस पर फिर आपको समझ आ जाएगी। अब बेटा क्वेश्चन मेरे सामने एक रखा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन कि वाई कैन द साइज ऑफ एन एटम नॉट बी डिफाइंड एग्जैक्टली, एटम के साइज की जो दुरुस्त हद है क्यों मुतय्यन नहीं की जा सकती। बेटा गौर से सुनिएगा। अब मतलब जब हम ये इकट्ठे शॉर्ट करेंगे तो ये 4 शॉर्ट मिल के हमारा लॉन्ग बना देंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस किस पे है, सिर्फ इस स्पेसिफिक क्वेश्चन पे है। क्वेश्चन बेटा समझ लें, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एक एटम का साइज़ होता है, मसलन मैं कहूँ कि एटम जो सोडियम का एटम जो है ना वो ये है, ठीक है। मैं कहता हूँ सोडियम का एटम इतना है, तो नहीं हम बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि सोडियम का एटम हो, शायद इससे बड़ा हो, शायद इससे छोटा हो। ये देखें, ये न्यूक्लियस है, तो हम कह नहीं सकते कि ये सोडियम का एटम है। यानी मैं कहूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है, नहीं, कोई भी नहीं मानेगा, ना कोई ये कहता है। हम किसी भी एटम का एग्जैक्ट साइज मैयर ही नहीं कर सकते, नाप ही नहीं सकते। क्वेश्चन भी यही है हमारा कि हम किसी एटम का साइज एग्जैक्टली क्यों नहीं नाप सकते, क्यों नहीं मुतय्यन कर सकते। क्वेश्चन समझ आ गया। अब आ जाइए आंसर पे। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस हैज़ नो क्लियर बाउंड्री। वो कहता है कि जो असल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये हमने अभी तक ये पढ़ा ना कि दरमियान में न्यूक्लियस है। मेरे पास वो पिक्चर थी, अभी मैंने पिक्चर वो ज़रा रिमूव कर दी। जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा वो मूविंग होते हैं, फिर रहे होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। लेट से ये हमारा क्या है, ये न्यूक्लियस है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 ऐसे 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 ना, ये मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन असल में ना इस तरफ घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फिर रहे हैं। अब ये न्यूक्लियस है। अब कोई इलेक्ट्रॉन लेट से यहाँ भी हो सकता है, अब कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, तो हम एग्जैक्ट साइज नहीं बता सकते। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के बाद, इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इलेक्ट्रॉन के बादल। अब देखें कि द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस, कि जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ये जो इलेक्ट्रॉन के बादल हैं, इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के गिर्द, ये न्यूक्लियस हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियस है, वो फैला हुआ होता है। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस हैज़ नो क्लियर बाउंड्री, उसकी कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती। अब देखिए यहाँ भी है इलेक्ट्रॉन के क्लाउड, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो उसकी क्लियर बाउंड्री नहीं होती। बिकॉज ऑफ दिस अनक्लियर बाउंड्री, इस बाउंड्री के ना होने की वजह से द एग्जैक्ट साइज ऑफ एन एटम कैन नॉट बी मेजर्ड। हाउएवर द एटॉमिक, अच्छा आगे वाली बात हम पहले करते हैं। अब मुझे ये बताएं आप कि आपको ये बात क्लियर हो गई ना, कि आपसे कोई पूछे कि एटम का साइज़ एग्जैक्ट हम क्यों नहीं बता सकते, तो हमारा आंसर सिंपल ये है कि जो न्यूक्लियस है हमारे पास, इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है उसका क्लाउड है, वो उसकी क्लियर बाउंड्री नहीं होती। कोई इलेक्ट्रॉन कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, कहीं कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती, तो इसलिए हम उसका साइज़ भी मेजर नहीं कर सकते। ये मेरा आंसर है, ठीक है जी। कि एटम के गिर्द मौजूद इलेक्ट्रॉन के बादल की कोई वाज़ेह हद नहीं होती, इस वजह से एटम के साइज़ को दुरुस्त तौर पर नापना मुमकिन नहीं है।
तो फिर जब हम बात करते हैं किसी भी एटम के साइज़ की कि ये इसका साइज़ एटम का ये है, इसका ये है, तो फिर कैसे करते हैं? तो बेटा गौर से सुन ले, अगली जो लाइन है वो आपको आगे भी काम आएगी। वो ऐसे करते हैं, मसलन क्लोरीन का एटम का ये साइज़ है, ठीक है, क्लोरीन के एटम का ये साइज़ है, इसके चाहे इलेक्ट्रॉन इधर इधर उधर कहीं भी फिर रहे हैं, ठीक है। एक और क्लोरीन एटम है, उसके साइज़ ये है, ठीक। अब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, यानी मिल जाते हैं और क्लोरीन गैस बना देते हैं, Cl2 बना देते हैं, ठीक है। ये एक Cl है, क्लोरीन है, ये एक Cl है, क्लोरीन है, ये दोनों मिलते हैं और Cl2 बना देते हैं। मुझे ये रेडियस फाइंड करना था। अब न्यूक्लियस चूँकि कोई यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे, तो मैं तो एक रेडियस नाप ही नहीं कर सकूँगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहाँ एंड हो रहा है। तो कहते हैं हम फिर मैयर कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि दो बॉन्डेड एटम लेते हैं, दो जुड़े हुए एटम लेते हैं और उनके न्यूक्लियस का दरमियान का डिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि न्यूक्लियस तो आप अपनी जगह पे रहते हैं, फिक्स रहते हैं। अब दो आपस में मिले हुए एटम लिए, अब इन दोनों का डिस्टेंस आया लेट से 10। कितना आया? यहाँ से लेके यहाँ तक 10। तो अंडरस्टूड है कि यहाँ से यहाँ तक का एक का डिस्टेंस कितना होगा, एक का रेडियस कितना होगा? 5 और 5 10, तो एक का कितना आ गया? 5। अब बेटा बात आपको समझ आई है कि चाहे इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो, लेकिन जो एटॉमिक रेडियस है वो हम कैसे फाइंड करते हैं? दो बॉन्डेड एटम, दो जुड़े हुए एटम लेते हैं, उनके दरमियान न्यूक्लियस का फासला नापते हैं और उसका हाफ कर देते हैं, वो उसका एटॉमिक रेडियस कहलाता है। अब ये बात दोबारा सुने। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस हैज़ नो क्लियर बाउंड्री, इसकी कोई वाज़ेह बाउंड्री नहीं होती। बिकॉज ऑफ दिस अनक्लियर बाउंड्री द एग्जैक्ट साइज ऑफ एन एटम कैन नॉट बी मेजर्ड। हाउएवर एटम साइज कैन बी एस्टिमेटेड व्हेन एन एटम इज बॉन्डेड, जब एक एटम दूसरे से बॉन्ड होता है, जुड़ता है विद अनदर आइडेंटिकल एटम, हम तब उसके साइज का एस्टिमेट लगाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। बेटा एक क्वेश्चन इस लॉन्ग का, एक क्वेश्चन ये आपने ऐड करना है और ये हमारा इसके इंट्रो में लिखा हुआ है वो हम मार्क कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अभी हमें ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और लॉन्ग का पार्ट तो है ही है, ठीक है। अब दूसरे शॉर्ट की तरफ जाते हैं। अब ये तो हमने बात की ना, अब एग्जैक्ट उसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि डिफाइन एटॉमिक रेडियस विद एन एग्जांपल। एटॉमिक रेडियस की तारीफ करें और मिसाल दें। Atomic radius is defined as half the distance between the nuclei of two identical bonded atom। अब इसमें कुछ लफ्ज़ यूज़ हुए, मैं बता देता हूँ। हाफ द डिस्टेंस, वो कहता है कि हाफ है ये देखिए, इसका हाफ किया था ना, ये 10, दोनों 10 था और हाफ किया 5 आया, तो ये हाफ डिस्टेंस है। किसका हाफ डिस्टेंस है? बिटवीन द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई है न्यूक्लियस की जमा, दो न्यूक्लियस के दरमियान का फासला है, न्यूक्लियाई बिटवीन दो न्यूक्लियस के दरमियान। आइडेंटिकल बॉन्डिकल एटम, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल का मतलब है कि ये क्लोरीन है तो ये भी क्लोरीन, यानी एक जैसे होने चाहिए। वो कहता है कि जो एक जैसे बॉन्डेड एटम होते हैं, जुड़े एटम होते हैं, उनके न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियस के, दोनों न्यूक्लियस के दरमियान का जो फासला होता है उसका जो हाफ है, यानी ये 5 आया है, ये हमारा एटॉमिक रेडियस कहलाता है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम। एग्जाम्पल उसने कार्बन की दी है कि जैसे अब एक कार्बन, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड कार्बन एटम के दरमियान का फासला ना, मसलन ये एक कार्बन एटम है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है, फिर एक और कार्बन एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो जब इन दोनों को नापा तो वो था 154 pm, पिकोमीटर, ठीक है। अब तो कार्बन का यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना होगा? 154 का हाफ करें, यानी यहाँ से हाफ हो जाएगा ना, 2 पे डिवाइड होगा, तो 154 का हाफ होगा 77 pm यानी पिकोमीटर। तो ये बेटा हमारी एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन। अभी तक हमने इस टॉपिक में क्या किया है? दो शॉर्ट किए कि एक एटम का साइज़ करेक्टली क्यों नहीं मेजर किया जा सकता, और दूसरा है कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। दो क्वेश्चन हमने कर लिए, नेक्स्ट पे जाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 5 मिलके लॉन्ग बनेगा। क्वेश्चन है बेटा हमारा, हाउ एंड व्हाई डज एटॉमिक रेडियस वेरी इन पीरियड, कि एक पीरियड में एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करता है, कैसे चेंज होता है, उसका ट्रेंड क्या है। बेटा क्वेश्चन देख लें पहले, फिर हम बात करते हैं। क्वेश्चन वो कह रहा है कि ये देखिए, ये पीरियड है, मसलन ये पीरियड है हमारे, ठीक है। पीरियड का पूछा ना पहले, पीरियड, हाँ। तो लेट्स से ये मेरा दूसरा पीरियड है, ये मेरा तीसरा पीरियड है और ये चौथा।
अब वो कहते हैं कि इसका साइज़, इसका साइज़, फिर इसका साइज़, फिर इसका साइज़, मुझे बताएं कि यहाँ से साइज़ बढ़ना शुरू होता, जब हम यहाँ से यहाँ जाएं इसका साइज़ बढ़ना शुरू होगा या कम होना शुरू होगा। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मसलन मैं जाता हूँ एटॉमिक रेडियस और पीरियड, और मैं पीरियड नंबर लेट से 4 मैंने किया और शो ट्रेंड यानी उनका साइज़ देखता हूँ। अब बेटा ये 4 पीरियड है, सोडियम का साइज़ देखें बड़ा है, फिर ये मैग्नीशियम है उसका साइज़ उससे छोटा है, फिर एलुमिनियम है उसका उससे भी छोटा है, सिलिकॉन है उसका उससे भी छोटा है, फिर पी है 15 उसका उससे भी छोटा है। ये उसके साइज़ है। मैं किसी और पीरियड का देख लेता हूँ, लेट से 4 का देखता हूँ और मैं फिर इसका देखता हूँ। अब ये 4th वाले पीरियड के साइज़ आ गए। ये पोटाशियम का, फिर कैल्शियम का इससे थोड़ा कम है, फिर Sc का उससे कम है, फिर टाइटेनियम का फिर उससे कम है, फिर V का उससे कम है, होते होते ये देखिए आप दिख रहा है आपको कम होता जा रहा है। अब देखें जो उसने हमने पूछा था ना क्वेश्चन, उसका आधा पार्ट हमने बता दिया। उसने पूछा था कि जब हम एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज़ है किसी भी एटम का वो कम होता है या ज़्यादा होता है, कैसे वेरी करता है, चेंज कैसे होता है बताएं। तो हमने बता दिया कि जब हम लेफ़्ट से शुरू हों पोटाशियम से और राइट की तरफ जाएं यानी Zn तक जा रहे हों, ये आगे ये जाता है Zn तक, ठीक है, ये Sc तक यहाँ तक पहुँचा है, कहाँ है Sc, AS है, फिर ऐसी ये सारे हम आगे ऐसे ही जाएंगे। ये यहाँ तक Zn तक पहुँचा ना, ये कॉपर है और फिर ये Zn है और फिर ऐसे आगे जाएगा तो और छोटा होता जाएगा। तो क्वेश्चन ये था कि कैसे तब्दील होता है। हमारा जवाब ये है कि भाई अगर हम एक पीरियड में मूव करें ना लेफ़्ट टू राइट तो साइज़ कम होता जाते हैं। हम कोई और पीरियड देख लेते हैं, मतलब ये चौथा था, मैं इसको तीसरा देखता हूँ। तीसरे में क्या सीन है, ये देखें सोडियम से शुरू हुआ, फिर मैग्नीशियम और छोटा, फिर ये एल्यूमिनियम और छोटा और आर्गोन तक बिल्कुल छोटा। या मैं कोई और 5वां पीरियड देख लेता हूँ, ये 5वां, तो ये मैं देखता हूँ, ये देखें फिर भी वही। यानी जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं ना तो एटम का साइज़ छोटा होता जाता है, डिक्रीज़ होता जाता है। डन हो गई बात। एक बात हमने बता दी, उसने पूछा था कि हाउ एंड वाई डज एटॉमिक रेडियस वेरी इन पीरियड। एक पीरियड में एटॉमिक रेडियस कैसे और क्यों बदलता है। तो कैसे का तो हमने बता दिया कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जब हम पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं, यानी जैसे अब हम ये बाएं है, लेफ़्ट से दाएं गए, राइट गए, तो क्या होता है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीज, कम होता है। अब हाउ का जवाब हमने दे दिया। उसने कहा था ना कैसे और क्यों बदलता है, कैसे बदलता है, कम होता है, कैसे का बता दिया, क्यों बदलता है इसकी रीज़न अब सुन लें, वजह क्या रीज़न है। In a period, electrons are added to the same outer shell while the nuclear charge increase. The increased positive charge of the nucleus pull electron closer with reduce the size of atom. बेटा ये बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, इंशाल्लाह आपके आगे भी काम आएगा। अब गौर से सुनना बेटा, जब हम ना इसमें पीरियड में जाते हैं ना, इन मतलब मैं कहता हूँ कि लेट से ये सॉरी तीसरा पीरियड, ये दूसरा पीरियड में जाता हूँ, ठीक है, ये है। अब लिथियम जो है ना, लिथियम, अब ये लिथियम का मैं साइज़ बनाने लगा हूँ। लिथियम के होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। ये पहला हो गया न्यूक्लियस, आपको पता है पहले में कितने आते हैं, 2, पहले में कितने आते हैं, 2, उसके हैं टोटल कितने, 3, तो एक शेल बन जाएगा और ये आपका कितना, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये बन गया आपका लिथियम, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा आता है, बेरिलियम। बेरिलियम के पास कितने हैं, 4, तो ये न्यूक्लियस आ गया, ठीक है, और ये पहले में 2 आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर अगले में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, ठीक है, अगले में भी कितने आ गए, 2। अब इसके बाद जब हम और नेक्स्ट पे जाते हैं 5, अब फिर यहाँ जाएंगे, ये न्यूक्लियस, और फिर ये पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, और 3 और ऐड कर दिए, सॉरी ये टेढ़ा हो गया ज़रा, 3 और ऐड कर दिए, तो ये देखें ये हमारे ये 5 हो गए। अच्छा बेटा यहाँ एक चीज़ नोट करें आप, इसमें कितने शेल यूज़ हुए, 2, इसमें भी कितने शेल, 2, इसमें भी कितने, 2। आप लेफ़्ट टू राइट सारे में चले जाएंगे तो आपके 2 ही यूज़ होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं यूज़ होंगे, क्योंकि आपको याद होगा हमने बात की थी कि मसलन अगर हमारे पास पीरियड नंबर 1 है तो उसके शेल 1 होंगे, जिसका पीरियड नंबर 4 है उसके गिर्द शेल 4 होंगे। वो कहते हैं कि जब हम अब हम बात क्या बता रहे थे कि जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो साइज़ कम हो रहा है, ये हमें नज़र आ रहा है। क्यों, क्वेश्चन है क्यों कम हो रहा है।
बेटा इसलिए कम हो रहा है, देखें जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ना तो नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ते। इसमें भी 2 शेल हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, यानी इसके भी गिर्द 2 शेल हैं, इसके भी गिर्द 2 शेल हैं, इसके गिर्द भी 2 शेल हैं, इसके गिर्द भी 2 शेल हैं। अब इसके पास जो न्यूक्लियस है ना वो 3, उसमें 3 की ताकत है, यानी 3 न्यूक्लियर चार्ज है। इसके पास जो न्यूक्लियस है वो 4 न्यूक्लियर चार्ज है। इसके पास जो न्यूक्लियस है उसकी 8 न्यूक्लियर चार्ज है, और न्यून के पास कितनी 10 न्यूक्लियर चार्ज है। अब इसका मतलब है कि मेरे पास शेल तो 2 हैं, शेल कितने हैं, सिर्फ 2। अब एक के पास पावर हो 3, न्यूक्लियस के पास कितनी ताकत है खींचने के लिए इन 2 शेल को, 3। और एक ऐसा है जिसके पास 10 का न्यूक्लियस है, 10 न्यूक्लियर चार्ज का न्यूक्लियस है, और उसने भी 2 ही शेल खींचने हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि ये 10 की पावर वाला न्यूक्लियस 2 शेल को अपनी तरफ आसानी ज़्यादा खींचेगा या 3 की पावर वाला अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा? गौर से सुने, मैंने क्या पूछा। एक न्यूक्लियस है जिसमें 10 पावर है, न्यूक्लियर चार्ज कितना है 10, और उसने 2 शेल खींचने हैं। एक ऐसा है जिसके पास 3 न्यूक्लियर पावर है और उसने भी 2 शेल खींचने हैं। तो कौन ज़्यादा ताकत लगा के खींच लेगा अपने पास? डेफिनेटली जिसके पास ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज है। अब चूंकि इस पे 10 का चार्ज होता है ना, तो वो क्या करता है, इन दोनों को अपनी तरफ खींचता है, और नतीजतन क्या होता है कि ये जो इसके शेल होते हैं ना वो सिकुड़ के इसके करीब हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, उसके करीब हो गए और शेल का साइज छोटा हो गया। और क्योंकि ये अब इससे दूर है ना, इसकी ताकत 3 है सिर्फ, तो वो शेल जो है ना इलेक्ट्रॉन दूर चले गए इससे, मतलब क्योंकि इसके पास इतनी खींचने की ताकत तो है नहीं, तो ये ज़रा साइज इसका बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये 3 की ताकत से इन 2 शेल को खींच रहा है और ये 10 की ताकत से खींच रहा है। तो जो 3 की ताकत से खींच रहा है वो कम ताकत से खींचेगा, साइज ज़्यादा नहीं सुगड़ेगा। लेकिन जो 10 की ताकत से खींच रहा है वो बहुत ज़्यादा अंदर को खींच रहा है, और उसका नतीजतन जो है इसका साइज़ छोटा हो जाता है। तो अब मैं आपको यहाँ बेटा लेके आता हूँ। अब देखें इसका साइज़ बड़ा है, फिर हम लेफ़्ट राइट गए, बेरिलियम इसका उससे छोटा, इसका उससे छोटा, फिर ऑक्सीजन का उससे छोटा, और ये क्यों है? तो बस आंसर मेरा ये है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, क्योंकि जो शेल हैं वो तो उतने ही रहते हैं, यानी 2 ही शेल हैं, लेकिन इसकी न्यूक्लियर की पावर 3 है, इसके न्यूक्लियर के अंदर 4 की ताकत है, इसमें 5 की ताकत है, इसमें 6 की, और इसमें 10 की। अब ये क्या करता है, जो जैसे 3 वाला है इसको अपनी तरफ खींच रहा है, और जो 10 वाला है वो जो न्यूक्लियर ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज के साथ वो उनको शेल को अपनी तरफ खींचता है, और वो नतीजतन छोटा हो जाता है। अब और बेटा मेरी बात ख़त्म हो गई है, बस हमने यही बात करनी थी। क्वेश्चन ये था कि आयोनाइजेशन जो एटम का रेडियस है, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, मसलन ये मेरा पीरियड नंबर 4 है, मैं लेफ़्ट टू राइट गया, तो ये लेफ़्ट यानी ये यहाँ से शुरू किया और लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ, तो इनके साइज़ कम होते जा रहे हैं। ठीक है, एक बात ये बतानी थी कि कम होते जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? मैंने कहा इसलिए कम हो रहे हैं कि देखें लेफ़्ट साइड पे ये 19 की ताकत से खींच रहा है 19 शेल को, और ये 30 की ताकत से खींच रहा है। तो जो जिसमें ज़्यादा ताकत है वो बॉर्डर को अपनी तरफ खींचता है, यानी शेल को अपनी तरफ खींचता है, और नतीजा क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता साइज़ कम होता जाता है। ठीक है, तो ये 2 बातें हमने करनी थी। अब हम पढ़ते हैं जी। इन पीरियड इलेक्ट्रॉन आर एडिड टू द सेम आउटर शेल। वो कहते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन तो ऐड होते जाते हैं, वाइल द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, और न्यूक्लियर का जो चार्ज है वो बढ़ता जाता है। अब देखिए इसका 19, इसका 20, इसका 21, इसका 22, न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ रहा है। द इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस पुल इलेक्ट्रॉन क्लोजर विच रिड्यूस द साइज ऑफ एटम। अब ये बात मेन थी कि न्यूक्लियस की बढ़ती हुई ताकत कशिश इलेक्ट्रॉन को करीब खींच लेती है। ये जो न्यूक्लियस की ताकत बढ़ रही थी इन इलेक्ट्रॉन को अपने करीब खींच लेगी, जिसकी वजह से एटम का साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो चलिए जी हम बात को वाइंड अप करते हैं इसको, कि एटॉमिक रेडियस जो है पीरियड में क्या होता है, 2 बातें हैं, कम होता है। एक बात बेटा सिर्फ 2 छोटी सी पॉइंट है। पहली बात साइज कम होता है, ये हमने हाउ का आंसर कर दिया। ठीक है, साइज क्या होता है पीरियड में, कम होता है। दूसरी बात क्यों कम होता है भाई, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा ताकत से खींचते हैं, तो वो साइज कम हो जाता है। तो ये 2 उसका आंसर होगा। ठीक,
अब आखिरी क्वेश्चन है जी इस टॉपिक का, फिर मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग कैसे बनेगा हमारा। हाउ एंड वाई डज एटॉमिक रेडियस वेरी इन ग्रुप। वो कहता है कि आपने मुझे बता दिया कि जब हम पीरियड से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज में कमी वाक़ होती है, और वो हमें समझ भी आ गई है क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा चार्ज से खींचता है और साइज आहिस्ता 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 ये इससे कम हुआ, इससे कम हुआ, इससे कम हुआ, होता होता छोटा हो जाता है। पीरियड का हमें पता चल गया। वो कहते हैं कि मुझे इसी एटॉमिक रेडियस का ग्रुप में बताओ वहाँ क्या सूरत हाल है, यानी जो ग्रुप है, मसलन ये पहला ग्रुप है, ठीक है, ये पहला ग्रुप का हम साइज चेक करते हैं। अब देखो ये टॉप टू बॉटम ग्रुप को हम कैसे बोलते हैं, टॉप टू बॉटम। जब हम ग्रुप का साइज देखें ना, अब ये हाइड्रोजन का साइज छोटा है, फिर लिथियम का बड़ा है, फिर सोडियम का उससे भी बड़ा है, पोटाशियम का उससे भी बड़ा है। यानी आपने एक ट्रेंड देखा कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे पीरियड में तो साइज़ छोटा होता जाता है, लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज़ बढ़ रहा है। अब दो चीज़ें बतानी थी भाई, एटॉमिक रेडियस लेफ़्ट टू राइट पीरियड में कम होता है, ग्रुप में बढ़ता है। ये देखिए ग्रुप में बढ़ रहा है ना, जब हम ऊपर से नीचे ग्रुप में आते हैं तो साइज़ बढ़ता है, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो एटम का साइज जो है वो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ता है, ठीक है। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, यानी ग्रुप वाइज चलते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो एटम का साइज क्या होता है, बढ़ता है। एक बात हमने आंसर कर दिया, वो ढूंढते हैं कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, वो एक बात हमने बता दी, हाउ का हमने आंसर कर दिया कि भाई बढ़ता है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट उसने ये भी पूछा कि क्यों बढ़ता है, वाई, तो रीजन हम देने लगे हैं। ईच न्यू एलिमेंट डाउन द ग्रुप हैज एन एक्स्ट्रा शेल, द इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो आउटर शेल लाइफ फर्दर अवे इंक्रीज द एटॉमिक साइज। अब ये वाली भी बात समझने वाली है बेटा, गौर से समझना, ये आखिरी बात है समझने की, फिर तो आगे क्योंकि जो बात थी वो हो गई, अब बाकी तो हम इसी तरह समझते जाएंगे। अब ग्रुप में साइज क्यों बढ़ता है बेटा, मैंने शुरू में आपको बताया था, या मैं अब ये बात दोबारा भी बता देता हूँ कि ये हाइड्रोजन है ना, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये मेरा पहला ग्रुप, यहाँ से चलते हैं, ये मेरा पहला ग्रुप है, ठीक है, ये मेरा सॉरी ये आ गया, ये मेरा पहला ग्रुप है, सॉरी पीरियड यार, ये मेरा पहला पीरियड है, पहला ये वाला, ये उसमें दो हैं, ये मेरा दूसरा पीरियड है, ठीक है, फिर ये मेरा तीसरा पीरियड है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। अब ये पीरियड के अंदर सारे हैं, ठीक है। अब देखो ये बात बांध लो पल्ले कि ये कौन सा पीरियड है, पहला, इसके गिर्द शेल भी एक होगा। ये कौन सा पीरियड है, दूसरा, इसके गिर्द शेल भी दो होंगे। ये कौन सा, तीसरा, इसके गिर्द शेल कितने होंगे, तीन। अच्छा ये तीन का मतलब क्या, मैं अभी आपको बता दूं, सोडियम है, हम सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सोडियम के बेटा इसके पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं, 11। अब इसको फिल करो, ये दरमियान में न्यूक्लियस आ गया, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, ये एक ये 2, दूसरे में 8 आ गए, ठीक है, और तीसरे में 1 आ गया, 2 और 8 10, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 11 है, ठीक है। अब गौर से सुनना, ये तीसरा था तो 3 शेल हैं। अब जो इसके आगे एक और आएगा, सॉरी ये वाला मैं चौथे ग्रुप में चला जाता हूँ, तो इसमें 19 बनाने के लिए, 19 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, यानी पोटाशियम के अंदर पहला न्यूक्लियस, फिर एक और शेल, फिर एक और शेल, फिर तीसरा शेल, और हमें एक और चौथे शेल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, 4 शेल की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए बेटा, मैं कह रहा हूँ कि साइज़ बढ़ता है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे मैं ये ऊपर से नीचे आया और मुझे लग रहा है, नज़र आ रहा है सॉरी, कि जब हम ग्रुप में, ये ग्रुप था और ये पहला ग्रुप था, और मैं कहता हूँ कि शॉर्ट ट्रेंड, अब ये देखो ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो ये साइज़ क्या होता है, बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन है कि क्यों बढ़ रहा है, क्वेश्चन है कि क्यों साइज़ बढ़ रहा है, तो दो बातें उसने आंसर में की हैं। पहली बात, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो मुझे एक, मसलन मैंने आपको दिखाया ना कि जब मैं इस पे था, यानी इस पे था, तो मुझे एक उसकी ज़रूरत पड़ी शेल की, तो जब मैं मसलन मैं जब इस पे था तो मुझे एक शेल की ज़रूरत पड़ेगी, जब ये वाला फिल करूँगा तो इस पे 2 की शेल की ज़रूरत पड़ेगी, जब सोडियम को फिल करूँगा 3 शेल की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी 4, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना। तो साइज़ बढ़ने की 2 रीज़न दे रहे हैं। एक तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल बढ़ते हैं तो साइज़ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा,
एक बात बेटा, अब मैं बात समराइज करने लगा हूँ। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो मुझे एक एक शेल नया ऐड करना पड़ता है। तो एक शेल ऐड करेंगे, मसलन एक है, इसके गिर्द एक शेल है, तो उसका साइज ये। फिर नीचे आया, उसको 2 शेल की ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो उसका साइज़ ज़रा और बड़ा हो गया। मैं और नीचे आया, बल्कि यहाँ से तो पूरा ही नहीं होगा, मैं और नीचे आया। अब इसको 2 शेल की ज़रूरत थी, ये पहला शेल, फिर दूसरा, और फिर सोडियम को ये तीसरे शेल की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब मुझे पोटाशियम के को फिल करना है, उसको क्योंकि वो चौथे उसमें है पीरियड में, तो उसको कितने शेल की ज़रूरत है? 4 शेल की। तो 2, ये 3, और ये उसका चौथा शेल। ठीक है, अब ये देख, जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, एक तो रीज़न इसके एटम का साइज़ बढ़ रहा है ना, मैं इसके एटम के साइज़ बढ़ने की 2 रीज़न दे रहा हूँ। पहली रीज़न, क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं ग्रुप के अंदर, तो क्या होता है कि एक तो हमें एक नया शेल ऐड करना पड़ता है। ठीक है, एक तो नया शेल ऐड करना पड़ता है। जब हम यहाँ से यहाँ आते हैं, ये साइज़ क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है कि एक तो हमें इसके एक शेल की ज़रूरत है, इसके 2 की, इसकी 3 की, इसके 4 की, इसकी 5 की। एक शेल बढ़ाना पड़ता है, इसलिए साइज़ बड़ा हो जाता है। एक बात। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, अब देखो, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे इस शेल में ये वाला इलेक्ट्रॉन है, अब इस न्यूक्लियस को इसको खींचना है। अब वो खींच तो रहा है, लेकिन इस कशिश के दरमियान में ये शेल भी शील्ड कर रहे हैं, यानी ये हाइल हो रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। तो इस न्यूक्लियस की वैलेंस शेल यानी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पे पकड़ जो है वो मजबूत नहीं रहती, कम रहती है। तो तो इलेक्ट्रॉन तो वैसे घूम रहे होते हैं, तो वो यहाँ की बजाय यहाँ फिरते हैं। अब देखें ना, जो स्टूडेंट मेरे से दूर बैठा है वो तो और दूर भागेगा, क्योंकि दरमियान में और स्टूडेंट आ गए हैं। बात समझ आ रही है कि इसका साइज शेल से भी बढ़ता है, लेकिन वो ये इतना होना चाहिए था, लेकिन न्यूक्लियस उसको खींचता, लेकिन उसके दरमियान तो ये लाइनें आ गई, ये शेल आ गए, अब वो हाइल हो गए, तो इसकी कशिश को कम कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन और मूव होके इतना दूर चला गया। तो 2 बेटा मैंने साइज बढ़ने की रीज़न बताई हैं। एक, शेल ऐड करना पड़ता है, दूसरा, दरमियान में कई शेल आ जाते हैं जिनकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं, वो चीज़ दरमियान में रुकावट आ जाती है शेल की, और जो वैलेंस शेल है उस पर ज़्यादा पकड़ मजबूत नहीं रहती। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं जी। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो एटम का साइज़ है, उसका रेडियस है, वो टॉप टू बॉटम बढ़ता है। रीज़न क्या है कि एक तो हमें न्यू एलिमेंट डाउन द ग्रुप हैज़ एन एक्स्ट्रा शेल, हर मतलब पहले के पास एक शेल है, दूसरे के पास दूसरा, तीसरे के पास तीसरा। जब हम टॉप टू बॉटम डाउन जाते हैं तो हमें एक शेल ऐड करना पड़ता है। द इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात वो कहता है कि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं वो रुकावट बनते हैं, शील्ड बनते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए, उस पर पकड़ नहीं रहती तो वो दूर भागता है, तो इससे भी इलेक्ट्रॉन का एटम का साइज बड़ा हो जाता है। तो शील्ड द सेंटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो द आउटर शेल लाई फर्दर अवे इंक्रीजिंग द एटॉमिक साइज। वो कहता है कि इन दरमियान में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो रुकावट बनते हैं, तो ये और फार्दर हो जाता है, और दूर हो जाता है। तो ये 2 रीज़न बेटा हमने दे दी। ठीक है, तो इसको बेटा वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा, मैंने कोशिश तो की है आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन आपका बोर्ड में क्या होगा, डिफाइन एटॉमिक रेडियस, एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड एंड ग्रुप, या फिर एक्सप्लेन ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड एंड ग्रुप। ट्रेंड का लफ्ज़ भी यूज़ होता है, वेरिएशन का भी। तो आपको यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे ख़त्म करना है। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल यहाँ से उठा लेनी है। अदरवाइज़ ये जो मैंने क्या किया है, पहले ये इसमें एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन ये ऐड कर दी, ये 2 शॉट ये और 2 शॉट ये। ठीक है, ये 4 शॉट मिलके आपका वो लॉन्ग बना देंगे। डन हो गया बेटा, ये अब हमारा आयोनाइजेशन सॉरी एटॉमिक रेडियस वाला क्वेश्चन डन हो गया जी बेटा। तो ये नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि 3 क्वेश्चन है हमारे इंपॉर्टेंट, एक एटॉमिक रेडियस है, अब इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ से बेटा स्टार्ट हो रहा है हमारा, और ये यहाँ तक टेबल तक जा रहा है। ये उर्दू मीडियम भी देख लें, ये आयोनाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा ख़त्म हो रहा है इस टेबल तक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से पहले पहले। ठीक है, हम इसको बेटा मार्क कर लेते हैं, लेकिन पहले एज़ यूजुअल जैसे हम अपने नोट से करते हैं, इसकी चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि इसमें बेटा गिन के 4 शॉट हैं, सॉरी 3 शॉट हैं, और ये 3 शॉट क्वेश्चन आप एज इट इज़ लिख दोगे ना, तो ये लॉन्ग आपका इस तरह आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्सप्लेन इट्स ट्रेंड इन ग्रुप एंड पीरियड, या फिर एक्सप्लेन इट्स वेरिएशन इन ग्रुप एंड पीरियड।
यानी आयोनाइजेशन एनर्जी की तारीफ करें, ग्रुप और पीरियड में इसके बदलने के रुझान पर नोट लिखें। मतलब आपने एक तो उसकी डेफिनेशन, इसी तरह वो हमारा एटॉमिक रेडियस, पता नहीं मुझे याद नहीं, मैंने क्वेश्चन पढ़ के सुनाया है, वो भी इसी तरह के डिफाइन एटॉमिक रेडियस, एक्सप्लेन इट्स, ट्रेंड का लफ्ज़ भी यूज़ होता है बेटा, वेरिएशन का, भाई तब्दीली बताएं, ट्रेंड बताएं, ठीक है। तो इसी तरह आयोनाइजेशन में आएगा। अब आयोनाइजेशन की हमने पहले तो डेफिनेशन करनी है, फिर ट्रेंड या वेरिएशन बताना है ग्रुप में, और फिर ट्रेंड या वेरिएशन बताना है पीरियड में। तो 3 शॉर्ट हैं, ये पूरा एक लॉन्ग लिखा हुआ है आपके सामने, तो इतना मार्क कर लें, ये आपका कंप्लीट, इसमें पूरे नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है जी। अब एक पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं जी, आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब इसका क्या मतलब है बेटा, सिंपल सी, ये तो बहुत ही, क्योंकि हमने वो जो मुश्किल चीज़ थी ना, वो यूँ समझ ले हमने कर ली है। अब एक चीज़ देखिएगा, लेट से ये मैं यहाँ बना देता हूँ, ये मेरा न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है सोडियम का, ठीक। और सोडियम के आखिरी शेल में आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन, ये आखिरी शेल है सोडियम का, ठीक है, ये सोडियम का शेल है, ये Na, ठीक है, फॉर एग्जांपल। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, सोडियम के शेल में आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, अंदर पहले में 2, दूसरे में 8 और आखिरी में 1 होता है। अब मुझे अगर इसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकालना है बेटा, ये सुनना है, वो सुनने वाली बात है, मुझे इसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मुझे पहले इसको गैस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। सोडियम जो सॉलिड होता है, इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसको आइसोलेट करना पड़ेगा, यानी सोडियम अकेला नहीं होता, इसके साथ और भी चीज़ें होती हैं। इस सोडियम को पहले मैं अकेला करूँगा अलग अलग, और फिर उसको गैस की फॉर्म में बनाऊँगा, तब मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, फिर निकलता है वरना नहीं निकलता, ठीक है। आप यूँ कह लें कि पतला करके फिर निकलता है, यानी अगर हम सोडियम के एटम को नरम कर देंगे, बिल्कुल गैसियस फॉर्म में कर देंगे, फिर इसमें से हम इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल लेते हैं। अच्छा, सोडियम को पहले आप आइसोलेट करोगे, फिर इसको गैस फॉर्म में बनाओगे, और फिर इसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे। तो जब आप इस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, 496 किलो जॉल पर मोल, 496 किलो जॉल पर मोल। आपको इस एटम में से ये आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये वाली एनर्जी लगानी पड़ेगी। हर एटम की अपनी अपनी एनर्जी है, किसी में ज़्यादा लगानी पड़ती है, किसी में कम लगानी। तो ये जो एनर्जी है, इसी को तो आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब इसको डिफाइन करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर होती है, चाहिए होती है, किस लिए, टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। ये आखिरी में लूजली होता है ना, ज़्यादा मजबूती से होल्ड नहीं होता, फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, आउटर आखिरी शेल से, आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड मैंने बताया अलग, और गैस की फॉर्म में। कहते हैं कि जब हम एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से आखिरी शेल में जो लूजली बाउंड एटम होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उसको निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है जी। आयोनाइजेशन एनर्जी उस तवानाई को, एनर्जी को कहते हैं जो किसी आज़ाद गैसियस एटम के बैरूनी शेल में मौजूद सबसे कमज़ोर बंधे हुए जो आखिरी होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दरकार होती है, ठीक है। यानी इस इलेक्ट्रॉन को मुझे निकालना है तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, कितनी, 496 सोडियम की सूरत में। तो अगर कोई और एलिमेंट है तो उसके लिए और एनर्जी होगी। तो ये जो एनर्जी है, इसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम बताते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है, पहले हम उधर देख लेते हैं। ये एटॉमिक रेडियस है, पहले इसने बुक में क्या बताया है, इन पीरियड। तो पीरियड में इसका ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड का मतलब है हम चेक करते हैं कि ये बढ़ती है या कम होती है या क्या सीन होता है। ये आयोनाइजेशन एनर्जी है और ये पीरियड है। मैं कहता हूँ शॉर्ट ट्रेंड। अब देखिए ये एनर्जी है, अब ये पहले पीरियड की है, ये देखें गौर से, सॉरी चौथे पीरियड की। अब ये पोटाशियम है, इसकी एनर्जी कम है, कैल्शियम उसकी उससे ज़्यादा है, Sc उसकी उससे भी ज़्यादा है, V की उससे भी ज़्यादा है। और जब हम यानी लेफ़्ट टू राइट हम जा रहे हैं ना, तो एनर्जी की मिकदार ये Kr की तो और भी सबसे ज़्यादा है। अब इससे आपको ग्राफ से क्या लग रहा है कि जब हम एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। देखिए बढ़ रही है ना, इसकी कम, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं पीरियड में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ती है। अब ये सेंटेंस ढूंढते हैं कहाँ पड़ा हुआ है। इन पीरियड
सॉरी ये पड़ा हुआ है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। हमने देखा ना कि पीरियड में बाएं से दाएं जाएं, अगर हम पीरियड में बाएं से, ये लेफ्ट साइड है, बाएं से दाएं जाएं तो एनर्जी इंक्रीज होती है, हर एक एलिमेंट की उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा, ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एक बात बता दी। अब रीज़न भी बतानी है क्यों बढ़ती है। बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज एंड न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज। बेटा ये एनर्जी ना इसलिए बढ़ती है क्योंकि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ना, ये देखिए जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो एटम का साइज़ है वो कम हो रहा है। अब जब कम हो रहा होता है ना, मसलन अब यहाँ पे ये Zn है, अब इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल पास हैं, एटम का साइज़ छोटा है ना तो बिल्कुल पास है। अब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए हमें ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं कि लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि एटम का साइज डिक्रीज हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, तो वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होते हैं, तो हमें उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, एनर्जी लानी पड़ती है। तो ये वजह है कि आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीज होती है। ठीक है, क्यों बढ़ रही, मसलन अगर मुझे के आर में क्यों सबसे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, क्योंकि इसका एटम तो बिल्कुल छोटा सा है और उसके न्यूक्लियस के पास ये इलेक्ट्रॉन है। मैं उस इलेक्ट्रॉन को खींचूंगा तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींचेगा, मुझे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो इसलिए ये एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है जी, ये हमारा आयोनाइजेशन का ट्रेंड हो गया। अब ग्रुप में क्या होता है, व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन इन द ग्रुप। अब ग्रुप में देखिए, मैं आपको ग्रुप में बताता हूँ। पहले ये पीरियड है ना, मैं इसको ग्रुप में करता हूँ, और ग्रुप में लेट से हम कहते हैं कि मैं पहले ग्रुप की बात करता हूँ। ये देखिए, अब ये ग्रुप का ट्रेंड है, ये पहला ग्रुप है ना। हाइड्रोजन के लिए कितनी एनर्जी, ये ज़्यादा चाहिए, फिर लिथियम के लिए उससे कम चाहिए, फिर सोडियम के लिए उससे भी कम, पोटाशियम के लिए उससे भी कम, और Fr तक तो बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। आपको बताऊं क्यों एनर्जी चाहिए, अभी देखिएगा। कम क्यों चाहिए, कम क्यों हो रही है, अभी चेक कीजिएगा। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन, इसका छोटा सा साइज है, इसमें से मैं अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँगा ना, तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन के पास ही बैठा हुआ है, मुझे निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगानी है। इसका न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन का फासला थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका न्यूक्लियस का उससे ज़्यादा है, और जब हम Fr में आते हैं तो इसका न्यूक्लियस और वो आखिरी इलेक्ट्रॉन क्योंकि 97 है, 87 है, आखिर में दूर में बैठा होगा, तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन आसानी से मिलकर निकल जाएगा, एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। तो देखें, वो कहते हैं कि टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्योंकि एटम का साइज बढ़ रहा होता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, एनर्जी कम लगती जाएगी, तो इसलिए एनर्जी टॉप टू बॉटम कम होती है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या होगी, वो कम होती जाएगी, यानी पहले ज़्यादा है, फिर नीचे आए, फिर उससे कम, फिर नीचे आए, उसकी उससे भी कम, और आखिर में क्योंकि साइज बिल्कुल छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसमें से एनर्जी थोड़ी सी लगानी पड़ेगी। तो बेटा पीरियड में क्या ट्रेंड हुआ, टॉप टू बॉटम एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, तो ये पढ़ भी लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, क्योंकि अच्छा ये तो मैंने आपको समझाया है ना, आप वैसे जहन में रख लें। अब मैं इसको समराइज़ भी कर देता हूँ, आप कहेंगे सर ये तो मुश्किल टॉपिक है, चले जी मैं इसको ईजी करने लगा हूँ, समराइज़ करने लगा हूँ, समझिएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। पीरियड में उसका क्या रुझान होता है, वो क्या ट्रेंड होता है, क्या चेंजेस होती है। पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, साइज बड़ा होता है, बस ये आंसर है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, मैं कहता हूँ डिक्रीज होगी। आप कहें क्यों डिक्रीज होगी, भाई क्योंकि साइज कम हो, साइज बड़ा हो रहा है तो एनर्जी डिक्रीज होगी, बस ये आंसर है हमारा। ठीक है जी, तो ये एक लॉन्ग था प्रॉपर, बेटा ये हो गया। अब बुक में इसको मार्क मैंने पहले करवा दिया है आपको। इसमें अब ये देखें, ये शॉर्ट है, एक ये पहला शॉर्ट है डेफिनेशन, फिर ये ट्रेंड इन ग्रुप, और ये आपका ट्रेंड इन पीरियड, ये बल्कि उसने इकट्ठा, ये ग्रुप है, ट्रेंड इन ग्रुप और ट्रेंड इन पीरियड, ये दो, एक ट्रेंड इन ग्रुप और एक ट्रेंड इन पीरियड। तो इनमें से आप एक एग्जाम्पल ऐड कर देंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे आ जाएं जी, ये आ गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये इसका भी उसी तरह डिफाइन, डेफिनेशन, ट्रेंड इन ग्रुप, ट्रेंड इन पीरियड। अच्छा ये इसका ना उससे भी आसान है। ये ट्रेंड का मतलब क्या है कि वो लेफ़्ट टू राइट बढ़ती है या कम होती है, ये मतलब है ट्रेंड का। तो ये जी इसका भी उसी तरह, ये टोटल ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है एक पेज का, ये नज़र जो आ पा रहा है। डेफिनेशन क्या है बेटा, जब ना हमें
जब हम एक एटम के अंदर ना इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, मसलन क्लोरीन है या फ्लोरीन है, अब उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा ना, जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा तो क्या होगा, एनर्जी निकलेगी। जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना तो एनर्जी निकलती है, तो जितनी एनर्जी निकलती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। मसलन फ्लोरीन के अंदर जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ना तो उसमें से 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलेगी, इसीलिए माइनस का साइन है। माइनस का साइन क्या मतलब है कि माइनस होगी, निकलेगी, ठीक है। तो ये जो एनर्जी जब हम किसी भी एटम के अंदर जब हम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, कि जब हम किसी भी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है, खारिज होती है, उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जब हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी खारिज होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एग्जाम्पल में आपने देना है कि जैसे फ्लोरीन है, इसमें जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये नेगेटिव आयन बनता है और इतनी एनर्जी निकलती है, ये -328 याद रखना है। तो ये क्या होगी, ये इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अब ट्रेंड इन ग्रुप क्या है, हाउ डज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरी विद द साइज ऑफ एन एटम, या ग्रुप के पीरियड के लिहाज से बताएं। तो स्मॉलर एटम हैव हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकॉज देयर न्यूक्लियस अट्रैक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रॉन्गली। बेटा देखें, जिसका साइज ना एटम का छोटा होगा ना, मसलन इसका साइज अगर छोटा है तो क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन को खींचना है ना अपनी तरफ। अब जिसका साइज एटम का छोटा होगा वो ज़्यादा कुव्वत से खींचेगा, ज़्यादा कुव्वत से खींचेगा तो ज़्यादा ही एनर्जी निकलनी है, ठीक है। तो छोटे साइज़ के एटम से एनर्जी ज़्यादा निकलती है, बड़े साइज़ के एटम से एनर्जी कम निकलती है। तो ये हमने ट्रेंड इन पीरियड भी आप कह लें, ट्रेंड इन पीरियड भी है। और यह क्वेश्चन आ जाए हाउ डज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरी विद द साइज ऑफ एटम, तो हम आंसर करें कि स्मॉलर एटम हैव हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। साइज जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस, छोटे साइज के एटम का न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्शन से जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, आने वाला इलेक्ट्रॉन है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली उसको खींचेगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगी। ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आयोनाइजेशन की तरह ही है कि जब हम टॉप टू बॉटम, क्योंकि साइज बड़ा हो रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। ये उसी तरह आयोनाइजेशन वाली बात है। बेटा सेम वर्डिंग वही उठा के आप यहाँ लिख देना, एक याद कर लें, सेम वही है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी वही जब हम निकालते हैं तो एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी खारिज होती है। तो ट्रेंड दोनों के सेम है, ठीक है, कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो ज़्यादा, जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो हमारी कम, ठीक है जी। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ले जी आखिरी ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला है, इसका क्वेश्चन मैंने बता दिया कि वो उसी तरह बिल्कुल आएगा। बेटा ये आखिरी जो हमारा है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये मैंने लॉन्ग लिख दिया है क्योंकि इसका भी यही सीन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन लिखें, इसका ग्रुप में और पीरियड में ट्रेंड लिखें, लेकिन ये कम आता है, लेकिन फिर भी हमें आना तो चाहिए, नहीं तो 3 शॉर्ट तो हैं ही हैं। तो ये हमारी बुक का आखिरी टॉपिक है, ये देखिए जी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इलेक्ट्रॉन, वही 3 शॉर्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन करें, इसका पीरियड और ग्रुप में ट्रेंड लिखें। ये बेटा हमारा किस में है, पीरियड में है ट्रेंड, और ये हमारा ग्रुप में है। इसी तरह ये ट्रेंड लिखना है जी। आगे हमारा वो कट है और ये हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बेटा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी भी सब्जेक्ट्स की इसी तरह हम तैयारी करवा रहे हैं, तो दुआओं में याद रखना है और वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी है ये, ठीक। अच्छा जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये यानी लॉन्ग हो जाएगा, मान लें कि हमारा लॉन्ग है, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और फिर उसका ट्रेंड बताएं ग्रुप में और पीरियड में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एबिलिटी ऑफ एन एटम, इट इज़ द फोर्स विद विच एन एटम अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन कोवलेंट बॉन्ड। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है बेटा, इसका मतलब क्या है। देखें, एक कार्बन एटम है, ठीक, ये कार्बन का एक एटम है, या क्लोरीन का एक एटम है, फिर एक और क्लोरीन, या ये हाइड्रोजन, मैं कहता हूँ कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक और एटम है हाइड्रोजन का, उसके आखिरी शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन। अब एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है।
हाइड्रोजन गैस। अब मिलेंगे कैसे? वो कहता है यार मुझे, क्योंकि हर एक को अपना शेल मुकम्मल करना है ना, तो इसको अपना शेल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी अपना मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये वाला हाइड्रोजन कहेगा मुझे ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, वो कहेगा नहीं मुझे तो खुद चाहिए, तुम दे दो। तो दोनों ही नहीं देंगे, वो कहेंगे चलो हम शेयर कर लेते हैं। तो शेयर कैसे होगा? देखें ये एक और ये करीब आया। अब एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक उसका इलेक्ट्रॉन, देखिए इसके भी 2 पूरे, एक चक्कर वो इधर लगाएगा, एक इधर लगाएगा, ये देख रहे हो। इस तरह दोनों के 2 पूरे हो गए, इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर जो है ये शेयर कर लिया, ठीक है। एक चक्कर इधर कटेगा और एक इधर चक्कर कटेगा। तो ये बॉन्ड कौन सा बनेगा? क्योंकि शेयरिंग से बन रहा है तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एक हाइड्रोजन का है, ठीक है, एक हाइड्रोजन है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और एक क्लोरीन का, क्लोरीन के क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बड़ा होता है, तो उसके आखिरी शेल में बेटा होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 और ये 7। अब इसको अपना 8 करने के लिए कितने चाहिए? 1। और हाइड्रोजन को अपना पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 1। यानी जो जिसका पहला शेल है उसको 2 पूरे करने, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, और जिसके 7 हैं तो उसको 8 पूरे करने होते हैं। ये ऑक्टेट और डुप्लेट रूल है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 3 में। अच्छा, अब इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, वो कहेगा मुझे दे दे, वो कहेगा मुझे दे दे, कहते चलो हम दोनों ही नहीं दे सकते, शेयर कर लेते हैं। तो वो शेयर करेंगे और वो करीब, हाइड्रोजन का एटम जो है ना वो इसके करीब हो जाएगा, ऐसे ये करीब हुआ, ठीक है। और ये एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसके 8 पूरे हो गए ना, 2 4 6 8, और इसके भी 2 पूरे हो गए, अभी शेयर हो गया। लेकिन यहाँ एक मुश्किल है, एक बात है, ये दोनों न्यूक्लियस ना एक जैसे थे ताकत में, एक बार इधर इलेक्ट्रॉन जाता था, एक इधर जाता था। लेकिन मुझे बताएं, क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है वो तो बहुत बड़ा है, क्योंकि उसमें 17 की पावर है, 17 उसमें प्रोटॉन है, और इसका हाइड्रोजन का बेचारे का 1 की पावर है। तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस इस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादातर अपनी तरफ रखेगा, ठीक है। क्योंकि इसका क्यों रखेगा? क्योंकि इस पे पास ताकत ज़्यादा है, न्यूक्लियस है ना, 17 है इसमें, और इस पे 1 ही है। तो ये जो शेड पेयर था, जो दोनों ने 1 1 चक्कर काटना था, क्लोरीन इस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ रखेगा, ठीक है। अब ये जो मैं कह रहा हूँ ना, क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा रखेगा और हाइड्रोजन अपनी तरफ कम रखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें पावर ज़्यादा है, उसमें कम है। तो ये जो रखने की एबिलिटी है, तो मैं कहूँगा कि क्लोरीन ज़्यादा अपने पास रखेगा शेड पे, यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो अब पढ़े डेफिनेशन को और समझ आएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एबिलिटी के ऑफ एन एटम। इट इज़ द फोर्स, ये फोर्स होती है विद विच एन एटम अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इट सेल्फ इन अ कोवलेंट बॉन्ड। एक कोवलेंट बॉन्ड में जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको खींचने की जो सलाहियत है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। फ्लोरीन की 4 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। तो ये हमने एग्जांपल दे दी। अब वही ट्रेंड इन ग्रुप और ट्रेंड इन पीरियड है, इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और सब का बेटा वही एक बात है, क्यों? साइज की वजह से, ठीक है। इस क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है और यहाँ एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। अब बेटा मैं इन तीनों चारों लॉन्ग में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूँ। आपने ना सिर्फ मैंने पहले पे क्यों ज़्यादा टाइम लगाया था कि आपको साइज़ बढ़ने की, एटॉमिक रेडियस बढ़ने की वजह पता चल जाए क्यों बढ़ता है। फिर जब हम बाकी सब की वही चीज़ है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तीनों की ट्रेंड बिल्कुल सेम है। क्या सेम है? कि लेफ़्ट टू राइट ये क्या होती है, ये लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि साइज जो है वो कम हो रहा है। टॉप टू बॉटम डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि साइज बढ़ रहा है। तो तीनों की सेम बात है, आप एक याद कर लें तो आपके सारे हो जाएंगे। ये लें बेटा, हमने इंशाल्लाह ये सारा कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा पूरे का पूरा चैप्टर। वीडियो को बेटा जाते जाते आपने लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।